वेल सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आर यू रेडी? तो एक लंबी सांस लो और कहो, कहो मेरे साथ, कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने हैं। तो इस बार आईडीटी में 80 पार। तो चलिए आज हमारा पहला सेशन है फॉर सी ए सी एम ए सी एस फाइनल स्टूडेंट्स के लिए फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो पहला मैं 45 मिनट से लेके 1 घंटा आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा कि हमारा पूरा सिलेबस कैसे चलेगा, हम कैसे कवर करेंगे, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच मैंने कैसे डिज़ाइन किया हुआ है। ओके और यस ओके हम स्टार्ट किससे करेंगे, जीएसटी से या कस्टम से एक्सेट्रा। तो बहुत सारी बातों पे आज बात करेंगे। हाँ, आप मुझे जानती होगी, माई सेल्फ सी ए विशाल भट्टड़, फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी। सो दोस्तों चलो आते हैं हमारे डिस्कशन पे। तो अब आज के सेशन में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा और ये बातें पूरे सेशन में याद रखना। एक स्टोरी आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो उससे स्टार्ट करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके यहाँ पे स्टोरी बड़ी अच्छी है, पूरा ध्यान से सुनना। दोस्तों लेट्स टेक एग्जांपल, हम एक स्टूडेंट का नाम लेते हैं समीर। तो समीर अपने कार में बैठा हुआ था, बारिश बहुत आ रही थी और कार में बैठा कार चला रहा था, उसकी कार बंद पड़ गई। तो भाई साहब बहुत कोशिश कर रहा था कि भाई यहाँ पे कहीं से भी कार चालू हो, ओके स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैं बाजू में खड़ा था, शेड में खड़ा था क्योंकि बारिश हो रही थी। तो समीर ने मुझे कहा कि सर ओके प्लीज़ आप हेल्प करोगे। मैंने कहा ये समीर क्या करना है। तो उसने कहा सर आप थोड़ा कार को धक्का दोगे, पुश करोगे तो मैं कार स्टार्ट कर सकूँ। अब पुरानी कार थी, अब आजकल तो क्या धक्के वाली कार तो होती नहीं है, तो पुरानी कार थी। तो कर सर आप थोड़ा धक्का दोगे। तो मैं ठीक है, मैंने कहा हेल्प कर देता हूँ, बेचारा परेशान है। तो पीछे से मैं पुश कर रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, कार आगे ही नहीं बढ़ रही। फिर से मैं जोर से पुश कर रहा हूँ, पूरी ताकत के साथ पुश कर रहा हूँ और भाई साहब कार आगे ही नहीं बढ़ रही। ओके तो मैंने कहा समीर ओके क्या बात, क्या 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 हुआ, कार क्यों नहीं आगे बढ़ रही? तो उसने कहा सर पता नहीं क्यों नहीं कार आगे बढ़ रही है, मैं तो पूरा ट्राई कर रहा हूँ। मैंने भी कहा यार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। मैंने पूरा अपना जोर लगाया और कार को पुश करने की कोशिश की, पर कार 2 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। मैंने कहा ये तो सरप्राइजिंग है यार, ओके कार तो आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा समीर क्या हुआ? तो बोले सर पता ही नहीं है, कार आगे नहीं बढ़ रही। मैंने बाहर आ और फिर मैं कार में बैठा और कार में देखा तो हैंड ब्रेक लगा हुआ था। तो मैं क्या करना चाहता हूँ दोस्तों, देखो आप ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच कर रहे हो, यहाँ पे पढ़ते पढ़ते जो है बहुत सी बार ऐसा हो जाएगा कि आप कुछ कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे सोचने लगोगे, अटक जाओगे। डोंट स्टक विथ एनीथिंग, फ्लो को चलने दो, अपने हैंड ब्रेक मत लगाओ। अगर हैंड ब्रेक लगाओगे तो कार आगे ही नहीं बढ़ेगी। आपके जहाँ पे भी डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, या यू स्टक विथ एनी कॉन्सेप्ट, ओके तो फर्स्ट टाइम रीड करो, नहीं समझा तो सेकेंड टाइम फ्रेश मूड से रीड करो। ओके पर हमारे फ्लो को आगे बढ़ने दो और मेरे साथ ये सिलेबस आप कंप्लीट करो। अगर आप एक फ्लो में आगे बढ़ते हो तो कभी कभी कॉन्सेप्ट आगे समझ जाते हैं और नहीं समझे तो डाउट के लिए मैं अवेलेबल हूँ। तो बस मेरी एक बात याद रखना कि पूरे सेशंस में हैंड ब्रेक मत लगाना, मेरे साथ फ्लो में आगे बढ़ते जाना। कॉन्सेप्चुअली हम पूरा बहुत अच्छे से डिस्कशन लेंगे। तो चलिए दोस्तों ये मैंने आपको बताया, आगे तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? तो चलिए ओके सीएमए फाइनल, सीए सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस सीएस का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सर क्या ये आईडीटी हम तीनों प्रोफेशनल कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, सीए सीएमए सीएस? यस तीनों के लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं बेटा। और ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं वो लॉ सीए वाला स्टूडेंट पढ़े, सीएमए वाला स्टूडेंट पढ़े या सीएस वाला स्टूडेंट पढ़े, लॉ सबके लिए सेम है। ओके तो इसमें हम क्या लेने वाले हैं, तो अब थोड़ा मैं आपको मार्क्स एलोकेशन और हमारा सिलेबस कंटेंट कैसे होगा इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। ओके इसमें हम पढ़ने वाले जीएसटी, कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इनडायरेक्ट टैक्सेस में। जीएसटी में आप सबको पता है टोटल कितने एक्ट है, तो टोटल 5 एक्ट है। पहला ओके सीजीएसटी एक्ट, दूसरा एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी सेस एक्ट, जिसे हम जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट भी कहते हैं। ओके तो इसमें से हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, तो हमें डिटेल में यहाँ पे सीजीएसटी पढ़ना है और सेकंड आईजीएसटी पढ़ना है। ओके बाकी हमें नहीं पढ़ना है। सर क्यों? क्योंकि एसजीएसटी और यूटिलिटी जीएसटी एग्जैक्टली सेम टू सीजीएसटी। तो एक्चुअली लॉ के नाम अलग अलग है लेकिन ड्राफ्टिंग सबकी एक जैसी है। तो आपने सीजीएसटी पढ़ लिया मतलब भी एसजीएसटी पढ़ लिया, वर्ड टू वर्ड सेम है।
और आईजीएसटी स्पेशली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो वो सिचुएशन में हम आईजीएसटी पढ़ेंगे। ओके, यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एंड जीएसटी कंपेंसेशन सेस। अब ये जीएसटी कंपेंसेशन सेस क्या था, थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या हुआ था, जीएसटी आने के बाद कुछ स्टेट्स को डर था कि भाई हमारा लॉस हो जाएगा, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जिसका नाम था जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017। ये इन एडिशन टू बेसिक जीएसटी लगता है, मतलब कोई लग्जरी प्रोडक्ट है या पब्लिकली डोमिनेटेड गुड्स है जैसे लाइक टोबैको हुआ, ओके, तो यहाँ पान मसाला हुआ, तो यहाँ पे गवर्नमेंट, जहाँ कार हुई तो यहाँ पे गवर्नमेंट बेसिक जीएसटी तो लगाती है, इन एडिशन टू दैट ओके जीएसटी सेस भी लगाती है। और ये जीएसटी सेस का पैसा जो आता है वो पैसा यहाँ पे उन स्टेट्स को दिया जाता है जो स्टेट को लॉस हुआ, कंपनसेशन देना पड़ा, तो उन स्टेट को दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमने देखा कि टोटल 5 एक्ट है जिसमें से 2 एक्ट हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करने हैं। नाउ इस ये जो जीएसटी है, अगर हम बात सीए की करें, ओके, अगर हम बात सीए की करें तो यहाँ जीएसटी 80 मार्क्स का है और सीएमए फाइनल में ये 70 मार्क्स का है। ओके, सीएमए फाइनल में ये 70 मार्क्स का है। और जहाँ तो जीएसटी जो है 80 मार्क्स के लिए, मतलब ये अच्छा खासा सिलेबस है बेटा आपका। ओके, या 70 मार्क्स जो भी है, ये अच्छा खासा सिलेबस है, इसके ऊपर आपका बहुत अच्छा होल्ड आना जरूरी है। अगर आपका जीएसटी पे अच्छा होल्ड आ गया तो समझ लो इस बार ओके यहाँ पे 80 बार, ओके मैं तो कहूँगा ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच में तो डेफिनेटली आप 60 प्लस का तो टारगेट कर सकते हो। पर अगर आप, मैं जो कहूँ आपको डेली बेसिस पे वो होमवर्क करते हो और थोड़ा सा ये बैच के साथ खुद का एफर्ट्स भी लगाते हो तो हमारा डिटर्मिनेशन जो रहेगा इस बार 80 पार का रहेगा। चलो बोलो अपने अपने आप को, क्या इस बार 80 पार? तो यस, यहाँ पे ये हमने देखा कि जीएसटी से रिलेटेड। फिर अब बात करते हैं कस्टम्स। कस्टम्स में 15 मार्क्स का कस्टम्स है, ओके, सीए फाइनल में, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कंप्लीटली थ्योरेटिकल है वो 5 मार्क्स के लिए। तो ऐसे 20 मार्क्स का कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमने कवर किया हुआ है। नाउ दोस्तों, यहाँ पे सीएमए की बात करूं तो सीएमए में ये 30 मार्क्स के लिए है। ओके, सीएमए में ये 30 मार्क्स के लिए, और कस्टम्स में उनको कुछ टॉपिक जैसे ड्रॉबैक वगैरह हुआ तो ये टॉपिक्स कुछ एडिशनल है, उनके लेक्चर्स एडिशनली उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कस्टम्स में अगर हम सीएमए स्टूडेंट्स की बात करें तो ये लेक्चर्स एडिशनली हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये रहा रिगार्डिंग टू जहाँ तक है आपका मार्क्स अलोकेशन कैसे रहेगा सीए फाइनल में। सर हम लिख लें, जरूरत नहीं है लिखने की, ओके, ये तो आप समझ लो, आप रिस्पेक्टिव कोर्स में ध्यान रख लो। बात अगर ड्यूरेशन की करें तो बेटा हमारा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जीएसटी के ड्यूरेशन एग्जाम ओरिएंटेड बैच में 100 आवर्स का रहेगा, ओके, और कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मिला के 35 आवर्स के आसपास रहेगा, 35 आवर्स के आसपास रहेगा। ओके, तो टोटल जो है 135 आवर्स रहेगा, टोटल 135 आवर्स रहेगा। अब सर आपने तो कहा था कि ये 120 आवर्स का बैच है, तो 15 आवर्स क्यों एक्स्ट्रा लिए गए? थोड़ा रुक जाना, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 120 आवर्स में तो हो ही जाएगी, लेकिन 15 आवर्स इस बार की अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, और थोड़ा मैं पेपर 5 प्लस पेपर 6 जो सीए फाइनल में, उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेना चाहता हूँ आपके लिए। ओके, इसलिए मैंने ये डिजाइन जो किया अराउंड 135 आवर्स के आसपास किया हुआ है। नाउ ऐसा आपको 100 मार्क्स का पेपर आएगा, और ये 100 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे और 70 मार्क्स के सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो ये रहा रिगार्डिंग टू बेसिक स्ट्रक्चर, जो आपको मार्क्स अलोकेशन कैसे होगा आईडीटी में, और बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ओके, ये बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमारा जीएसटी, कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, सॉरी बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट बेटा, मटेरियल। आपको क्या मटेरियल मिलना है? एक होता है आपका रेगुलर स्टडी मैट जिसमें आपको पढ़ना है। फिर बेटा आप रेगुलर स्टडी मैट्स में तो पढ़ते ही हो, लेकिन सेकंड आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी दिया जा रहा है, और चार्ट वर्कबुक जो बेटर रिटेंशन के लिए है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसके फीचर्स देखते हैं। यहाँ पे जीएसटी रेगुलर मैट जो है ये हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बेस पर बनाया गया है, और आपको जीएसटी के 2 मॉड्यूल मिलेंगे, और ये 2 मॉड्यूल ओके यहाँ पे सिंप्लीफाइड आईडीटी सिंप्लीफाइड जीएसटी 1 मॉड्यूल और आईडीटी सिंप्लीफाइड जीएसटी 2। जैसे ये आईडीटी सिंप्लीफाइड मॉड्यूल, ओके, यहाँ पे ये जस्ट मिनट, हाँ, आईडीटी सिंप्लीफाइड मॉड्यूल 1 ये रहा, ये आपको दिया गया होगा,
और ये आईडीटी सिंप्लीफाइड मॉडल 2 आपको दिया गया होगा। साथ साथ में ओके आपको जो है क्वेश्चनर्स भी दिए होंगे, जिसमें जीएसटी के जो क्वेश्चनर्स है ये 2 मॉडल दिए गए होंगे, और कस्टम्स के क्वेश्चनर का आपको कस्टम्स के क्वेश्चनर का एक मॉडल दिया होगा, और साथ साथ में कस्टम्स का रेगुलर मैथ भी आपको दिया गया होगा। तो ये जो मटेरियल आपको मिला होगा, और ये आपको ओके यहाँ पे चार्ट वर्कबुक जो है, यस ये जो चार्ट वर्कबुक है ये आपको चार्ट वर्कबुक के जीएसटी के 2 मॉडल आपको दिए गए होंगे। इस तरह से वर्कबुक आएगी, आपको कलर वगैरह चेंज हो सकता है, लेकिन इस तरह से वर्कबुक आएगी आपको, और ये आपको 2 मॉडल जीएसटी के दिए गए हैं। अब देखो हर मटेरियल बहुत अच्छे से आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। हमारा रेगुलर मैथ जो है यहाँ पे पॉइंट वाइज मैनर में दिया गया है विथ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, और जब हम ये रेगुलर मैथ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको वो कॉन्फिडेंस फील होगा कि यस ओके बहुत अच्छे से समराइज करके सिंपल लैंग्वेज में लीगल जॉर्गन्स को हटा के पॉइंट वाइज मैनर में मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में कस्टम्स, हाँ मैं ये बता दूं कस्टम्स जितने मार्क्स का हमको है सीए फाइनल में ओके उसके हिसाब से नोट्स बनाई हुई हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेके ही बनाई है, पर 15 मार्क्स के लिए जितना आपने पढ़ना चाहिए और जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको ही ध्यान में रखते हुए आपके लिए कस्टम्स का मॉड्यूल बनाया गया है। हाँ यहाँ पे सीएमए स्टूडेंट्स के लिए यहाँ जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा है, तो वो चैप्टर्स के सेपरेट वीडियो भी उनको दे दिया जाएगा, और उसका मटेरियल भी उनको सेपरेटली दे दिया जाएगा उनके वी स्मार्ट एकेडमी के लॉगिन में। अब आपका एक सवाल होगा कि सर वी स्मार्ट एकेडमी का लॉगिन कैसे यहाँ पे क्रिएट किया जाए, क्योंकि हमारा तो कोई ऐसा लॉगिन ही नहीं है। तो चलो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके नाउ यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये सीए को अप्लीकेबल है एज वेल एज सीएमए को, दोनों को अप्लीकेबल होगी। तो चलिए ये हमने देखा रेगुलर मैथ्स रिलेटेड। अब देखो क्वेश्चन है इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में, यस हम क्वेश्चन के ओके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको करना है। बिकॉज देखो बेटा ये जो है ओके एग्जाम ओरिएंटेड बैच यहाँ ये विद इन टाइम हमें पूरा सिलेबस कॉन्सेप्चुअली कवर करना है, साथ साथ में उसके क्वेश्चनर्स भी ओके जहाँ इंपॉर्टेंट वहाँ देखना है, और आपको भी मेरे साथ उतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम इस बार का टारगेट रख पाएंगे आईडीटी 80 पार। ओके तो यहाँ जो है ओके जीएसटी के 2 क्वेश्चन बुक आपको दिए, और कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बुक दिया गया है। अब बात करते हैं एमसीक्यू की। एमसीक्यू जो है आपके लॉगिन में आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। अब दोस्तों अगर आपके लॉगिन में नहीं भी मिलती है तो हमारे जो स्टडी मैट है, ये स्टडी मैट में आपको इंडेक्स में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक मिल जाएगी। उस वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक के क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हो तो आपको एमसीक्यू का भी उसमें ओके जो भी एडिशनल मटेरियल मैंने देना था उसमें एमसीक्यू का भी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन किए हैं, कॉन्सेप्ट तो 100% पूरा अच्छे से होगा, प्लस हमने जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपने भी सॉल्व किए हैं, इसके बेस पर आप एमसीक्यू का सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो था रिगार्डिंग टू एमसीक्यू था ना। अब जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो मेरी एक जीनी बुक आती है। अब ये जीनी बुक क्या होती है? ओके जीनी बुक आती है जो स्पेशली क्वेश्चनर से रिलेटेड होती है। चलिए मैं आपको बता दूं, ओके यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फ्री रिसोर्सेज फॉर सीए फाइनल आईडीटी, जिसको मैं जीनी बुक ऐसा नाम देता हूँ। अगर आप यहाँ पे मई और नवंबर 25 एग्जाम के लिए क्लिक करोगे तो आपको जो है सॉरी आपको जो है अभी वो कंटेंट अपडेट हो रहा है, पर नवंबर 24 का मैं एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ जस्ट बताना चाहूँगा। क्वेश्चन है स्मार्ट बुक। अब ये क्वेश्चन है जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो क्वेश्चन है स्मार्ट बुक आपको ओके मई 25 एज वेल एज नवंबर 25 के लिए मिल जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन स्मार्ट बुक जो है आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये लिंक मिलेगी। ये लिंक को आपने क्लिक कर दिया, सॉरी हाँ ये पीएचपी को अगर आपने क्लिक कर दिया तो आपको जैसा पहला चैप्टर लेता हूं तो ये पहला चैप्टर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो क्लिक करने के बाद ये डिजिटल स्मार्ट बुक आपके पास आ जाएगी। अब ये डिजिटल स्मार्ट बुक की लिंक ऑलवेज आपके पास होगी, ये सेव करके रख लेना। कभी आप ट्रैवल में हो, कभी बाहर हो और आपको रिवाइज करना है क्वेश्चंस, तो ये डिजिटल बुक आपके सामने है। अब ये क्वेश्चनर्स के बारे में हम आगे तो पढ़ेंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, पर एक बात बता दूं, अब ये स्मार्ट बुक आप पढ़ रहे हो
और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये कोई क्वेश्चन है जो सर ने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिए है, ओके, लेकिन आप जब पढ़ रहे हो तो आपको उसमें डाउट आ रहे हैं या आपके इंटरप्रिटेशन जो है आपको लग रहा है कि कुछ तो मैच नहीं हो रहे हैं, तो मैंने किया डिस्कशन पे प्ले वीडियो करके यहाँ आपको लिंक मिलेगी। ये देखो बेटा, यहाँ प्ले वीडियो करके आपको लिंक मिलेगी। जैसे ही आपने प्ले वीडियो क्लिक किया, ये वीडियो उस क्वेश्चन के डिस्कशन का आपके सामने आ जाएगा। ऐसी कंप्लीट मैंने बैंक बना के रखी हुई है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। तो यस, ओके, तो डेली बेसिस पे मैं आपको कहूँ कि इतने क्वेश्चंस करना है, वो क्वेश्चंस आप क्वेश्चनर से कर लेना, और बाद में भी हमारा सिलेबस होने के बाद में भी जब भी आप क्वेश्चनर रिवाइज कर रहे हो और कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत जा रही है, तो डेफिनेटली ये ओके यहाँ पे स्मार्ट डिजिटल बुक आपको हेल्प करेगी। चलिए नाउ, तो मैं जिनी बुक इसलिए कहता हूँ कि आप मुझे याद करो, मैं आपके सामने आ गया वीडियो लेके, तो एग्जाम एंड तक कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट होगा तो डेफिनेटली आप ये जिनी बुक देख सकते हो। चलिए, तो ये तो हुआ रिगार्डिंग टू हमारा क्वेश्चनर की प्रैक्टिस आप कैसे कर रहे होगे, कैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चनर रेफर करना है। तो दोस्तों ये रहा रिगार्डिंग टू एमसीक्यू। चार्ट वर्कबुक, चार्ट वर्कबुक जीएसटी के यस फिजिकल कॉपी में आपको दे चुका हो, और कस्टम्स का अभी प्रिपरेशन में जो बना रहा हो, ये ओके कस्टम्स का कंप्लीटली प्रिंटेड आएगा और वो पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा। तो कस्टम्स का आपको जो है ओके ये मंथ के एंड तक मिल जाएगा। अब जीएसटी की चार्ट वर्कबुक मैं आपको बता दूं, ये ओपन स्पेस है बेटा, ओके, ये ओपन स्पेस बहुत जगह मैंने रखी हुई है जहां हमें लिखना है, तो राइटिंग स्पेस मैंने रखी हुई है। ओके, पार्टली चार्ट प्रिंटेड है, पार्टली वहां पे ओपन स्पेस रखी है फॉर राइटिंग। तो यस, क्लास में मैं ये सब राइटिंग आपसे करवा लूँगा, प्लस इसके फिलअप चार्ट जो भी आपने राइट किया हुआ है उसके फिलअप चार्ट भी आपको दे दूंगा। लेकिन आपको क्लास में मेरे साथ ही कंप्लीट करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट हो जाएगा। अभी मैंने ये जो ओपन स्पेस राइटिंग बुक, मैं इसको वर्कबुक कहता हूँ, ये वर्कबुक मैंने रेगुलर बैच में यूज़ की थी जो जस्ट रिसेंटली 4-5 दिन पहले ख़त्म हुई। स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक है, रियली बहुत अच्छा फीडबैक है, और यहाँ पे उनको मैपिंग करने आसान जा रहा है, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट वो लिख कर देख रहे हैं, ओके, कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको बहुत हेल्प हो रहा है। तो ये ओके चार्ट वर्कबुक मैंने डिसाइड किया कि आपको भी प्रोवाइड करो, ठीक है। मैंने जब यहाँ पे इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर डाला था तब मैंने ये कहा था कि मैं आपको प्रिंटेड दूंगा, लेकिन फिर बाद में रेगुलर बैच का फीडबैक देख के मैंने ये डिसाइड किया कि आपको भी मैं वर्कबुक दूँ और आपसे भी लिखवा के लूँ, सो दैट आपको याद रखना आसान हो जाएगा। और फिर फिलअप का, तो इसका फिलअप चार्ट जो है मैं इसका पीडीएफ आपको आपके लॉगिंग में प्रोवाइड कर दूंगा, एज वेल एज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो तो आपके पास रहेगा। लेकिन आपने अपने हाथ से लिखे हुए चार्ट्स, ओके, मज़ा ही कुछ अलग है, आपकी बहुत फास्ट रिवीजन उसमें हो जाएगी। तो ये जो है रिगार्डिंग टू चार्ट वर्कबुक हमने ये देखा, ओके। और कस्टम्स की तो कंप्लीटली प्रिंटेड आपको आ जाएगी, इस मंथ एंड में रेडी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा मटेरियल से रिलेटेड मैंने आपको बताया। उसके बाद में नेक्स्ट अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। अगर आप May 25 अटेम्प्ट के लिए अपीयर हो रहे होगे, सुनना मेरी बात, May 25 अटेम्प्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं और November 25 अटेम्प्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं। अगर ये May 25 के अपीयर हो रहे हैं तो 31 अक्टूबर 2024 तक की अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल होती है, ओके, जिसमें फाइनेंस एक्ट 2024, ओके, साथ साथ में नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और ओके यहाँ पे रूल्स 31 अक्टूबर तक के आपको कवर कर लिए जाते हैं ना। अब यस, ये जो ईओ बैच डिज़ाइन हुआ है ये यहाँ पे May 25, ओके, मैं कह दूँ कि May 25 अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। तो सारी अमेंडमेंट्स जो मैं इसमें कवर कर रहा हूँ वो May 25 अटेम्प्ट के हिसाब से यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है, डन। अब दोस्तों, अगर आपका अटेम्प्ट November 25 है तो आपको अमेंडमेंट अप्लीकेबल होती है अप टू 30 अप्रैल 25 तक की। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको फाइनेंस एक्ट तो 2024 ही अप्लीकेबल होगा, सुनना, फाइनेंस एक्ट 2024 ही अप्लीकेबल होगा, पर नोटिफिकेशन, सर्कुलर और रूल्स और फाइनेंस एक्ट की कुछ प्रोविजंस जो है जो अक्टूबर के बाद इन्फोर्सेबल होने वाली है वो आपको अप्लीकेबल होगी। फिर आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये बताइए कि यहाँ पे क्या हमें अमेंडमेंट्स के कुछ लेक्चर्स अलग से करने पड़ेंगे? हाँ बेटा, 2-3 लेक्चर्स जो है अमेंडमेंट्स के आपको अलग से करने पड़ेंगे जो मिड ऑफ अगस्त तक आ जाएंगे।
सर अमेंडमेंट्स कुछ बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्या, कॉन्सेप्ट में ओके हमारे ओके हिल जाएंगे क्या, कॉन्सेप्ट पूरे बदल जाएंगे क्या? नहीं बेटा, अमेंडमेंट्स ऐसा नहीं होता है कि एक्ट ही बदल गया। अमेंडमेंट छोटी छोटी होती है, कोई सेक्शन में एक दो लाइन बदल गया, ऐसे कोई सेक्शन थोड़ा रिवाइज हो गया, ओके नोटिफिकेशन सर्कुलर्स जो है वो रिवाइज हो गया। अब आपको एक बात बता दूं, फाइनेंस एक्ट 2024 की मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स जो मेरे को अप्लीकेबल हो तो मैं कवर ही कर रहा हूं। हाँ, फाइनेंस एक्ट 2024 की कुछ ही अमेंडमेंट्स ऐसी है जो अक्टूबर के बाद एनफोर्सेबल है, और नोटिफिकेशन है, सर्कुलर्स है, तो ये 2-3 दिन में कॉन्फिडेंटली हम अच्छा कवर कर लेंगे। इसलिए अगर आप नवंबर 25 के लिए अपडेट होने वाले हो तो कोई डरने की बात नहीं। ओके, ये जो सेशन है, ओके ये सेशन आप कर लेना और 2-3 दिन की अमेंडमेंट्स बाद में कर लेना, आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि आपका अगर सिलेबस अभी खत्म हो गया तो अमेंडमेंट्स तो और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं जब अमेंडमेंट्स पढ़ाता हूँ तभी आपको बताता हूँ कि पुरानी प्रोविजन क्या थी और गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। ओके, तो ये अमेंडमेंट्स इसमें आपकी कवर हो जाएगी ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि सर जो हम ये डिस्कशन करने वाले हैं इसमें पेपर 5 एंड पेपर 6 दोनों को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली सीए फाइनल में जैसे आईबीएस का पेपर इस बार था तो पेपर 6 का में भी टैक्सेशन पार्ट डीटी और आईडीटी मिला के 25 मार्क्स के आसपास आ जाता है, टैक्सेशन वाला पार्ट। तो क्या उसको भी ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन होगा? यस, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन होगा। तो दोस्तों हमारा डिज़ाइन कैसे होगा, 120 आवर्स का हमारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन है और 15 आवर्स जो है ओके मैं यहाँ पे इस बार की अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके साथ में लेने वाला हूँ हर टॉपिक खत्म होने के बाद। तो मैंने 15 आवर्स एक्स्ट्रा रखे हैं जिससे आपको एक रिजनेबल कॉन्फिडेंस आ जाए, यस आईडीटी में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेपर 5 और पेपर 6 दोनों को ध्यान में रखते हुए ओके ये पूरा आईडीटी का डिस्कशन डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ उसके बाद में नेक्स्ट आपका सवाल होगा कि सर डाउट्स कैसे एंटरटेन हो गए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि डाउट्स आप हमारे ऐप पे पूछो। ओके, अब सर ये ऐप जो आपको मोबाइल ऐप लेक्चर देखने के लिए आपको इंस्टॉल करना है, उसमें ही अगर आप स्टार्ट करते हो तो Q&A क्वेश्चन एंड आंसर होता है, तो उसमें अगर आप क्लिक करते हो ओके तो यस आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरी पूरी जीएसटी रिसर्च टीम आपके ऐप से कनेक्टेड है और वो कंप्लीटली ट्रेन है, ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पिछले 4-5 साल से मेरे साथ वर्क कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन पूछो, अगर उनको ऐसा उनके आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उनको कह सकते हो कि ट्रांसफर टू सर, और फिर वो क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है एंड आई विल एंटरटेन दैट क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे केस में ऐप में ही हो सके उतना ऑडियो में पूछो, लिखो मत, क्योंकि आपके बहुत सारी राइटिंग समझ में नहीं आती है। ऑडियो में पूछो तो उसका एक ट्रेल रहता है, तो वो अगर आप ऐप में पूछोगे तो ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। ये ऐप एंड्रॉयड में ही चलता है। ओके, यहाँ पे अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल है तो ये नहीं चलेगा, पर एंड्रॉयड में चलता है। उसके बाद में ओके मैं कुछ स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आस्क टू डाउट में, पर मैं आपको फ्रैंकली कह दूं उसमें ट्रेल बिल्कुल नहीं रहता है। ओके, और समझ में नहीं आता है कि इसके पहले आपने कब क्वेश्चन पूछा, और आपके सारे मैसेजेस ओके स्क्रॉल हो जाते हैं। अगर आपको अपना बेनिफिट करवाना है तो आप ऐप में पूछो, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो आस्क टू सर में, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वहाँ ट्रैक नहीं रह पाएगा। ऐप में जितना ज़्यादा आप सवाल पूछ सकते हो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद में टेलीग्राम लिंक, आपको टेलीग्राम लिंक कहाँ से मिलेगी? तो मैं आपको ये कह दूं कि अगर आपने हमारे वेबसाइट से कोर्स बाय किया होगा vsmartacademy.com से, तो आपका लॉगिन क्रिएट हो गया होगा। उस लॉगिन में जाओ और उस लॉगिन में जाने के बाद वहाँ स्टडी ग्रुप, ज्वाइंट स्टडी ग्रुप होगा। ओके, वो ज्वाइंट स्टडी ग्रुप आप में टेलीग्राम लिंक ली दी है, वो आप ज्वाइन कीजिएगा। आपने अगर हमारे एसोसिएटेड चैनल पार्टनर से कोर्स बाय किया होगा तो आपको हमारे वेबसाइट पे आना पड़ेगा vsmartacademy.com, और वेबसाइट पे आने के बाद ओके आपको अपना लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपका सवाल होगा कि सर हम लॉगिन कैसे क्रिएट करेंगे? तो आपने वो ईमेल आईडी जिससे कोर्स बाय किया था किसी भी पोर्टल पे, वो ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और रिसेट पासवर्ड या क्रिएट पासवर्ड करना पड़ेगा। आपका पासवर्ड जो भी आपको डालना है डाल दीजिएगा, पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा और आपका लॉगिन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। उसमें आपको स्टडी ग्रुप, सारी इंफॉर्मेशन दिए, केयरफुली पढ़ना, स्टडी ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइन करना, क्योंकि आपका और मेरा कम्युनिकेशन का जरिया वो स्टडी ग्रुप ही रहेगा। तो वो स्टडी ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। ओके, और
यहाँ पे इंस्टाग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है, जिसके ऊपर मैं बहुत सी बार यहाँ पे डेली क्वेश्चन सीरीज ऑफ जीएसटी, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस जो करंट इश्यूज है डालता हूँ, आपको ज्वाइन करना है तो इंस्टा मेरा CA_Vishal_Bhatted, ये इंस्टाग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आपको ये बता दूं कि देखो, आपने ऑर्डर दिया होगा, नोट्स आने को टाइम लगता है, 5-6 दिन टाइम लगता है। जब तक आपके पास नोट्स नहीं आती है तब तक जो है आपके लॉगिन में मैंने मटेरियल दिया हुआ है पीडीएफ फॉर्म में, तो तब तक वो रेफर करो। हाँ, अब चार्ट वर्कबुक जो है, अब चार्ट वर्कबुक का क्योंकि पेज जो है उसकी अराउंड मेरे हिसाब से A3 साइज होगी चार्ट वर्कबुक की, तो वो पेज पे प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो निकाल लेना, नहीं तो अभी जो है आपकी नोटबुक में रफ लिख लेना और उसके बाद में आपने फेयर कर देना। मैं फिलअप चार्ट भी आपको दूंगा तो बाद में आपने फेयर कर लेना। लेकिन यस, तब तक आपको सपोर्ट रहेगा, पहले 3 चैप्टर का आपका मटेरियल PDF जो है आपके लॉगिन में दे दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हमने देखा कि कैसे आपको यहाँ पे पूरा कोर्स और मटेरियल किस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है। चलो, अब दोस्तों आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो मिल गए होंगे। अब कुछ बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूस ग्रुप में पूछ रहे हैं या ऑनलाइन पूछ रहे हैं तो वो लिख के रखे हैं और ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लेना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन, सर ये जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, क्या ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है कंप्लीटली रिकॉर्डेड आएगा? तो यस बेटा, ये आपको रिकॉर्डिंग मोड में ही मिलेगा। ओके, देखो एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है, ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने डिज़ाइन किया है जिनका ऑफिस में जीएसटी का वर्क अच्छा हो गया है, या फिर जिन्होंने इंटर में अच्छा किया था और एक रिजनेबल कॉन्फिडेंस है या फाइनल लेवल पे, और उनके पास अब टाइम की कमी है, तो बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम वो जीएसटी अच्छे से करना चाहते हैं और एक रिजनेबल कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बैच डिज़ाइन किया हुआ है। और जनरली मेरा ये एक्सपीरियंस है पिछले 4 साल का कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्टूडेंट रिकॉर्डेड मोड में ही लेते हैं, क्योंकि वो अपने कंफर्ट के हिसाब से देखते हैं जैसा उनको ठीक लगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में कभी कभी कोई स्टूडेंट जो है स्पीड बढ़ा के भी देखते हैं। मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब करने के लिए एक रीजनेबल टाइम होना जरूरी है, पर ठीक है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से करते हो तो इट्स ओके। इसलिए ये रिकॉर्डेड मोड में ही ये कोर्स दिया जाएगा। हाँ, मैं इसमें यहाँ पे जो है एग्जाम ओरिएंटेड बैच का डिज़ाइन आप कैसे किया मैं बता देता हूँ। मैं ये लेक्चर्स अपने कंफर्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करने वाला हूँ, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, जो भी मेरा कंफर्ट होगा, और एवरीडे इवनिंग में आपको ये लेक्चर्स जो है मिल जाएंगे। अब ये लेक्चर्स में देखो बेटा, मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लेक्चर्स, कुछ टॉपिक्स मैं रिकॉर्ड करूंगा जो मुझे लगता है कि यस आपके बैच के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए। कुछ टॉपिक्स मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा इन डेप्थ में होना चाहिए, तो वो टॉपिक्स की अभी जो मैंने रिसेंट 5 दिन पहले बैच खत्म किया हमारा आईडीटी रेगुलर बैच, उसके टॉपिक्स लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आप उतना ही डेप्थ में होना चाहिए। और हर अच्छा टीचर यही करता है कि उसको समझता है कौन से टॉपिक डेप्थ में जाने चाहिए और कौन से टॉपिक आपका थोड़ा यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से जाने चाहिए। आप डीटी देखो या कोई भी जो भी एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, तो रेगुलर के टॉपिक्स आपको इन डेप्थ में जाने के लिए कुछ सिलेक्ट होते हैं। तो मैं भी ऐसा पूरा यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करूंगा, कुछ एग्जिस्टिंग बैच के कुछ टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो रिकॉर्डेड सेशन के हैं। तो जो बैच में रिकॉर्ड हुए हैं, तो इस तरह से पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच डिजाइन होगा। अब कस्टम्स जो है 15 मार्क्स का, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो कस्टम्स का जो 15 मार्क्स के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 लेक्चर्स है, वो कस्टम्स के लेक्चर्स जो है मैं आपके डाउनलोड फोल्डर में डाल दूंगा। तो वो कस्टम्स के लेक्चर आपको देखना है तो साथ साथ में देख सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस होते हैं सर कि आप डेली जीएसटी का एक लेक्चर अपलोड करोगे जो अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स का होगा, हमें टाइम है और हमें और साथ साथ में लेक्चर देखना है, तो कस्टम्स के लेक्चर्स जो है जो मैंने रिकॉर्ड करके रखे हुए रेगुलर बैच के, तो वो जो कस्टम्स के लेक्चर है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो अगर आपको साइड बाय साइड देखना है तो आप देख सकते हो। तो इसका डिज़ाइन कैसे होगा वो मेरे पे छोड़ दो, आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो गए, ये मेरी गारंटी, आपको बिल्कुल भी इसमें कोई रिग्रेट नहीं होगा और आपका विद इन टाइम जो है बहुत अच्छा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह से मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। फिर कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमारी टेस्ट होगी क्या? बिल्कुल टेस्ट होगी, अराउंड 4 टेस्ट होगी आपकी।
मैं कह रहा हूँ 4 टेस्ट होगी, जिसके क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट कहाँ प्रोवाइड होगी, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें एक टेस्ट का सेक्शन है, तो वो टेस्ट के सेक्शन में जाके आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और आंसर शीट भी मिल जाएगी। मोस्टली ये संडे को हम कवर करेंगे, तो संडे को जो है आपने यहाँ पे यस ये टेस्ट पेपर और आंसर सॉल्व करना है, और अगर कोई टेस्ट पेपर मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए तो वो डिस्कशन भी कर लूँगा, पर वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, वो एक सेपरेट डिस्कशन आपका किया जाएगा। ओके सर, इवैल्यूएशन होगा का टेस्ट पेपर का, तो मैं अभी तो कहूँगा, मैं कोशिश करता हूँ, अभी फिलहाल मैं कोई कमिटमेंट तो नहीं दूंगा, पर इवैल्यूएशन अगर पॉसिबल हुआ तो उसका भी मैं ट्राई करूँगा, पर अभी फिलहाल कोई कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहूँगा। नाउ एक सवाल आपका ये भी आता है कि सर क्वेश्चनर दिए गए, तो ये क्वेश्चनर का डिस्कशन हम कैसे करेंगे। ओके यहाँ पे आपने जो क्वेश्चनर दिया है, ये क्वेश्चनर का डिस्कशन कैसे करेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चनर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जहाँ क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स है, वो तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। डेली बेसिस पे मैं आपको 4 to 5 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा, ध्यान रखना 4 to 5 क्वेश्चंस, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, हमको पूरी प्रिपरेशन एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करना है, तो आपको भी मेरे साथ ये होमवर्क करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। तो अगर आपका एफर्ट्स और मेरा डायरेक्शन ये कंबाइन हो जाए तो भाई साहब इस बार 80 पार, उसके नीचे हमें सोचना भी नहीं है। सो दोस्तों यस, क्वेश्चनर के डिस्कशंस कुछ मैं करूँगा, बहुत कुछ आपको भी सवाल करना है मेरे साथ, आपको भी रीड करना है, और मेरे डिजिटल बुक का तो सपोर्ट आपको रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स के ये भी सवाल होते हैं कि सर अगर हम स्टडी मैट पढ़ ले आपका और क्वेश्चनर्स पढ़ लें और चार्ट बुक तो आप करवाने वाले हो, इतना कर ले, तो क्या हमारा इंस्टीट्यूट का मटेरियल अलग से पढ़ने की ज़रूरत है क्या, तो मैं आपको कहूँगा नहीं, इतना भी पढ़ लिया, टाइम ही लिमिटेड है बेटा, इतना भी पढ़ लिया तो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। सो यस सर, बैच कब एंड होगी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा जनवरी एंड का प्लान रखना, आपकी प्लानिंग में जनवरी एंड का प्लान रखना। मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि 20 to 25 जनवरी तक आपका बैच कंप्लीट कर दूँ, ओके लेकिन आपका पूरा प्लानिंग जनवरी एंड तक का रखना है आपको, ठीक है, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 20 to 25 जनवरी के आसपास मैं आपका बैच खत्म कर दूँ। ओके सर, हाउ टू हैंडल MCQ, चैप्टर वाइज जैसे ही हमारे कॉन्सेप्ट हो जाए, हमारा डिस्कशन हो जाए, तो चैप्टर वाइज MCQ आपको QR कोड स्कैन करना है और सेल्फ रीड करना है, करना पड़ेगा। कुछ जिम्मेदारी लो, जिंदगी में जिम्मेदारी लोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे, खुद की जिम्मेदारी लो, ओके पास आपको होना है, तो आपको मेरे साथ चैप्टर वाइज MCQ भी कंप्लीट कर लेना है। ओके सर, एक सवाल है कि CMA में सिलेबस सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, कि हम लॉ पढ़ रहे हैं भाई साहब, हाँ कस्टम्स के 1-2 टॉपिक आपको ज़्यादा है, उसके सेपरेट वीडियो और उसकी सेपरेट नोट्स आपके लॉगिन में दे दी जाएगी, और सेपरेट वीडियो की लिंक भी आपके लॉगिन में स्टडी मटेरियल के सेक्शन में दे दी जाएगी, ओके और मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, तो वो आपको थोड़ा अलग से करना है, बाकी सिलेबस 100% सेम है। मार्क्स अलोकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि मार्क्स अलोकेशन आपका कैसा रहेगा। और लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच 120 आवर्स का रहेगा, प्लस 15 आवर्स जो इस बार की अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, प्लस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चन चैप्टर होने के बाद मैं आपके करवाने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा कि 135 आवर्स यानी 120 प्लस 15 आवर्स 135 आवर्स में हम ये अपना सिलेबस बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने देखा। तो चलिए दोस्तों, आई होप यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। बस लास्ट एक बात कहना चाहूँगा, अगर कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम ओरिएंटेड बैच में यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि नहीं थोड़ा डेप्थ में जाता है, और कुछ स्टूडेंट फील कर रहे होंगे कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और उनको रेगुलर बैच में भी कन्वर्ट करना हो, तो यस मैं करवा दूंगा। आप 5-6 दिन एग्जाम ओरिएंटेड बैच देखो, क्योंकि ये रिजनेबल टाइम में विथ 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ओके और विद इन सच लिमिटेड टाइम हमें ये बैच कंप्लीट करना है। तो ऐसे केस में अगर आपको रेगुलर में शिफ्ट करना रहा तो मैं शिफ्ट कर दूंगा रेगुलर बैच में, डोंट वरी फॉर दैट। हाँ, जो नवंबर 25 के लिए एपेड होने वाले हैं, तो मैं उनको फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि देखो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जिसके पास लिमिटेड टाइम है और उनको इस लिमिटेड टाइम में एक रिजनेबल कॉन्फिडेंस लेना है, 60+ मार्क्स का एक कॉन्फिडेंस लेना है, उनके लिए है। ओके और अभी क्या है बेटा, आखिरी में आप भी कॉन्शियस होते हो, बहुत अच्छी एनर्जी आप में होती है, तो वो कोर्स हो जाता है। लेकिन जो नवंबर स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट टाइम है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर के लिए जाओ। आपने एग्जाम ओरिएंटेड लिया होगा,
ओके, और आपको कन्वर्ट करना होगा तो मैं रेगुलर में कन्वर्ट कर दूंगा आपकी रिक्वेस्ट पे। हाँ, पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। और आपका ऑफिस में जीएसटी अच्छा हुआ है, या कभी आपने सेल्फ पढ़ा हुआ है, या आपका अच्छा होल्ड है जीएसटी पे, तो ठीक है, आप एग्जाम ओरिएंटेड कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा, नवंबर 25 के अमेंडमेंट्स के लिए आपको 2 से 3 लेक्चर्स इन द मंथ ऑफ अगस्त आने वाले 25 में आपको अलग से करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया। इसके बाद में भी आपके कोई डाउट्स और क्वेश्चंस हो गए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आस्क टू सर में पूछिए, तो मैं आपको वहां पे इसका रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए, हमारा यहाँ पे खत्म होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा आईडीटी का सेशन। ठीक है बेटा, चलो तो अब आते हैं मॉड्यूल 1 पे, और मॉड्यूल 1 के इंडेक्स पे आ जाओ। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे ये सवाल होते हैं कि सर जो आप लिख रहे हो स्क्रीन पे, इसका स्क्रिबल नोट्स बनाए क्या? तो मैं आपको ये बता दूं, स्क्रिबल नोट बनाना मैं आप पे छोड़ देता हूँ। हाँ, पर आप बनाओगे तो डेफिनेटली इसका बहुत फ़ायदा होता है, पर मेरे स्पीड में बनाना पड़ेगा। आप अटेंटिव रहते हैं तो स्क्रिबल नोट्स आप क्लास में पूरे अटेंटिव रहे और उस टाइम में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे ग्राफ्स हो जाए, उसके लिए डेफिनेटली हेल्प करती है। पर वो स्क्रिबल नोट बाद में रिवीजन वगैरह के लिए तो के यूज़ करना नहीं है, क्योंकि रिवीजन के लिए हमारे चार्ट बुक है। हाँ, आपने अच्छे से लिखा होगा तो ठीक है, अदरवाइज स्क्रिबल नोट पे इतना एम्फसाइज नहीं करना है आपको। ठीक है, दूसरा, एक नोटबुक अपने साथ रखना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई कोई चार्ट्स पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में याद आया तो मैंने आपको नोटबुक में लिखवा दिया और बाद में आपने चार्ट बुक में उसको अटैच कर दिया, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो एक नोटबुक 100-200 पेजेस की आपके पास साइड में रखना है। स्क्रिबल आपको करना है तो आपकी मर्जी, पर करोगे तो ज़्यादा अटेंटिव रहोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जीएसटी से। आर यू रेडी? यस और नो? जोर से बोलो, हाउस द जोश? हाय सर। चलिए, सो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जीएसटी में मॉड्यूल 1 में टोटल मैंने 8 चैप्टर्स लिए हैं। ओके, और ये मॉड्यूल 1 को अप्रोक्सीमेटली हमको 60 आवर्स के आसपास लगेगा, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर्स इंटरप्रिटेटिव चैप्टर्स है, और मॉड्यूल 2 में प्रोसीजरल ओरिएंटेड चैप्टर्स है जीएसटी के। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी ऑफ जीएसटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज एंड ईसीओ, नेक्स्ट कंपोजिशन लेवी, नेक्स्ट एग्जम्पशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। इतने चैप्टर्स हम इस मॉड्यूल 1 में यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, सॉरी। हाँ, फिर अगर हम यहाँ पे, मैंने सेक्शन वाइज भी इंडेक्स दिया है, कौन सा सेक्शन कहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, पूरा आपको सेक्शन वाइज इंडेक्स मिल जाएगा, क्लैरिफिकेशन वाइज भी इंडेक्स मिल जाएगा। एंड देन ओके, यहाँ पे ये इंडेक्स बहुत हेल्पफुल होता है जब आपको कोई क्लैरिफिकेशन, बहुत सी जगह मैंने एब्रीवेशंस यूज़ किए हैं, तो वह एब्रीवेशंस के मीनिंग क्या है ये भी मैंने यहाँ पे दिया है। तो कभी कभी बुक पढ़ते वक्त आपको ऐसा लगा कि यार इसका मीनिंग क्या होता है, ये एब्रीवेशन का मीनिंग क्या होता है, तो इसमें मैंने यहाँ पे दिया है। उसके बाद में, हाँ, ये जो लिंक है QR कोड, ये आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। MCQ मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज चार्ट बुक भी मिल जाएगा जो हमारा फिलअप चार्ट बुक रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन है, अमेंडमेंट्स, सुपर 50 क्वेश्चंस 1 डे बिफोर एग्जाम, और RTP डिस्कशन, इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। कुछ अभी मिलेगा, कुछ धीरे धीरे जब एग्जाम आएगी तब इसमें अपडेट होगा, पर ये QR कोड में सब कुछ अपडेट हो जाएगा। डन 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 डन। हमारा स्मार्ट बुक, यस, क्वेश्चन है स्मार्ट डिजिटल बुक, जिसे मैं जिनी बुक कहता हूँ, वो भी इस QR कोड में आपको मिल जाएगा। बाकी आप इंस्टा चैनल, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो कर लेना। उसके बाद में ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स फॉर 80 मार्क्स, सिलेबस सेम है जो मैंने यहाँ दिया है, तो 80 मार्क्स का टॉपिक वाइज वेटेज कैसा आता है ये भी मैंने दिया है, और ये CMA स्टूडेंट के लिए 70 मार्क्स का है। थोड़ा टॉपिक वाइज वेटेज उनका चेंज हो सकता है। पर सारे यही टॉपिक है। कस्टम्स में हमने देखा, एंड देन मैंने थोड़ा एनालिसिस भी दिया है कुछ पास एग्जामिनेशन पेपर को देख के कि किस तरह से वो एवरेज पूछा जाता है। इसमें 2023 तक दिया है, 2024 अभी तक मैंने ऐड नहीं किया, पर आप देख सकते हो और आप एनालिसिस बना सकते हो उसका। उतने तो आप मैच्योर्ड हो, पर एक एनालिटिकल टेबल भी मैंने दिया है। तो इस तरह हमारा इंडेक्स है, इस तरह से हमारा इंडेक्स है। चलो अब आ जाओ आप चैप्टर 1 पे, अब आ जाओ आप चैप्टर
वन पे, ठीक है। चैप्टर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी ऑफ चार्ज ऑफ टैक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जीएसटी फाइनल लेवल का अब स्टार्ट होता है, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें मोस्टली जीएसटी का प्रिंसिपल्स क्या है, कौन कौन से टैक्स जीएसटी में सब्सिम हुए हैं, ओके, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या है, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ओके आईजीएसटी क्या है, और एक चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9 ओके हम इसमें देखेंगे। अब देखो मोस्ट ऑफ द पार्ट बेसिक है, रेयरली कभी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड कौन कौन से टैक्सेस सब्सिम हुए हैं, क्योंकि ये सारा कुछ इंटर लेवल पे हुआ है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारा मेन डिस्कशन तो नेक्स्ट सेशन से चालू होगा। आज जस्ट ये बेसिक आपके मटेरियल में दिया है, तो जितना बेसिक आपके मटेरियल में दिया हुआ है उतना कवर कर लेते हैं, और फिर जब मेन डिस्कशन चालू करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, तो वो नेक्स्ट ओके सेशन से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ओके, यहाँ पे तो जैसा पहला सवाल ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स। ओके, टैक्स अरे क्या, बताओ फाइनल के बच्चों, टैक्स अरे क्या। टैक्स ये वर्ड अब थोड़ा इसको लर्न नहीं करना है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ही मैं टच करूंगा। हाँ, पर जहाँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एग्जाम के हिसाब से, भाई ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, तो एग्जाम के हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जहाँ जरूरी है वहाँ बिल्कुल स्लोली एब्जॉर्ब करके अच्छे से जाएंगे, डोंट वरी। पर जो एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए जरूरी है, वहाँ कॉन्सेप्ट को जो है मैं यहाँ पे आपको एक रिजनेबली गाइड करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो टैक्स ये वर्ड अंडरलाइन करते जाओ मेरे से। टैक्सो ये वर्ड से आया है, ये मैंडेटरी फिनेंशियल बर्डन है ओके, जो गवर्नमेंट लगाता है, और ये गवर्नमेंट पैसा अपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर सकता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, मिलिट्री, डिफेंस, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ करता है। इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है, ये बेसिक डिस्कशन है। उसके बाद में दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। भाई इन दोनों का डिफरेंस क्या है, आपने इंटर लेवल पे पढ़ा है ओके, फाइनल लेवल पे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन इनकम अर्न एक्टिविटी, मतलब जो आप इनकम अर्न करोगे उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज, इट इज डायरेक्टली पेड बाय पर्सन कंसर्न ओके। तो ये इनकम टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, पर यस इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। उसके बाद में इट इज पेड आफ्टर इनकम रिचेस इन द हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर, मतलब क्या, पहले इनकम टैक्स में पैसा आ जाता है फिर गवर्नमेंट को दिया जाता है, पर जनरली इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स और सर्विस ओके देने के पहले पैसा कलेक्ट होता है आईडीटी का। टैक्स कलेक्शन इज डिफिकल्ट, टैक्स कलेक्शन इज रिलेटिवली इजी। एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मेनली आपको कहो क्या दोस्तों, ओके यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को टोटली अलग रखना, इसका एक में से कोई कंसर्न नहीं है, एक में से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे अलग रखना है आपको। और डायरेक्ट टैक्स जो नेट इनकम बचा उस पे लगता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स आपके प्राइस पे लगता है, जो आपने कस्टमर को प्राइस चार्ज की। इनडायरेक्ट टैक्स बिजनेस टैक्स है, तो इनकम टैक्स से तिजोरी टैक्स है, जो तिजोरी में पैसा डालोगे नेट इनकम बचेगी उसके ऊपर टैक्स है, तो पेएबल बाय पर्सन कंसर्न। तो बहुत सी बार कॉन्सेप्ट ऐसे ओवरलैप होते हैं, स्पेशली इनिशियल स्टेज पे। वैसे तो आपने ऑफिस में काम किया हुआ है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे कॉन्सेप्ट ओवरलैप होते हैं कि भाई ये तो डायरेक्ट टैक्स में ऐसा है, यहाँ पे अलग है, कंफ्यूजन हो रहा है। डायरेक्ट टैक्स को बीच में ही मत लाना, इनडायरेक्ट टैक्स टोटली अलग है, बिजनेस टैक्स है, और आप जो सप्लाई करोगे उसके ऊपर टैक्स है, ये तो जानकारी आपको है ही। तो आपके सप्लाई पे आपको जीएसटी लगाया जाएगा। तो चलिए, तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अगर दोस्तों अब आगे आते हैं आप, तो एक टैक्स हिरार्की जो आपने इनकम टैक्स में पढ़ी होगी, डेफिनेटली इनकम टैक्स की फैकल्टी जो है आपने उन्होंने आपको टैक्स हिरार्की पहले सेशन में पढ़ाई होगी। और टैक्स हिरार्की क्या होती है, सेक्शन, सब सेक्शन, एक्ट, क्लॉज, सब क्लॉज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टैक्स हिरार्की में हम सबसे पहले बात करेंगे आवर सुप्रीम लॉ, एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये हमारा सुप्रीम लॉ है। और एक बात कहूँ कि आपको, ये फंडामेंटल लॉ है। इंडिया के जितने भी एक्ट बने हैं ओके हैव अ सोर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक एंट्री नहीं होगी ना, इंडिया में कोई भी लॉ नहीं बन सकता। तो ना इट वाज यहाँ पे इट लेस डाउन द फ्रेमवर्क डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। इट इज अडॉप्टेड असेंबली ऑन 2649 एंड पास हुआ 29 जनवरी 1950 को ओके, 26 नवंबर को, और कम इनटू इफेक्ट 29 जनवरी 1950।
ओके यहाँ पे वैसे तो 26 को ही यहाँ पे इसको बेनिफिट में 26 को ही एक्सेप्ट कर लिया गया था, इसलिए 26 जनवरी ओके यहाँ पे हम मनाते हैं और इफेक्टिव हुआ 29 जनवरी से। उसके बाद में इट इज़ अ सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। अब देखो क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हमारा मेन लॉ है, इंपॉर्टेंट लॉ है, जहाँ से सारे एक्ट का जन्म होता है। आई रिपीट, सारे एक्ट का जन्म होता है। उसके बाद में हम बात करें एक्ट की, तो एक्ट ये सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हैज अ पावर टू पास एक्ट एट सेंट्रल लेवल। ओके, तो एक्ट जो बनता है सेंट्रल एज वेल एज आप लिख सकते हो स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। और ये हमारी पार्लियामेंट्री बॉडी या स्टेट असेंबली ये एक्ट पास करती है। पार्लियामेंट्री बॉडी जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी होगी उसके सामने प्रपोजल रखा जाएगा और एक्ट पास होगा। ओके, और अगर कोई स्टेट लॉ होगे तो स्टेट लॉ में हमारा विधानसभा ओके स्टेट लेजिस्लेचर वहाँ पे एक्ट पास होगा, स्टेट लेवल पे यहाँ पे पास किया जाता है। अब देखो एक्ट तो बन गया, तो पर एक्ट बनने के बाद ओके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी होता है। मतलब क्या, देखो एक्ट में सारी चीज़ें कवर नहीं होती है। ओके, तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो इश्यूज और प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए ओके हमारा रूल्स बनाए जाते हैं। तो हर एक्ट में रूल बनाने की पावर दी है। जैसे ओके सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल लॉ होगा, या आप लिख सकते हो स्टेट गवर्नमेंट, ओके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू इशू रूल्स फॉर प्रॉपर एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ओके, आप इनकम टैक्स में भी बहुत सारे रूल्स देखोगे, जीएसटी में भी आगे बहुत सारे रूल्स आएंगे। तो ब्रॉड पॉलिसी एक्ट में बन जाती है, लेकिन वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं, और ये रूल्स बनाने का पावर सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है। अंडर जीएसटी एक्ट इशू रूल्स बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। हाँ, जीएसटी एक्ट में जो भी रूल्स इश्यू होते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, यहाँ जीएसटी काउंसिल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जीएसटी काउंसिल ओके पहले रिकमेंड जीएसटी काउंसिल मीटिंग होगी, फिर वो रूल्स पॉलिसीज रिकमेंड करेंगे और गवर्नमेंट जो है उन पॉलिसीज को रूल्स के फॉर्म में लेके आएगी। उसके बाद में रेगुलेशंस, रूल्स और डायरेक्टिव मेड आर मेंटेन बाय अथॉरिटी सीबीआईसी। ओके, रेगुलेशन इज द रूल और डायरेक्टिव, ये एक रेगुलेशन एक डायरेक्शंस होती है और ये सीबीआईसी इशू करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज अ सुप्रीम पावर टू इशू सच रेगुलेशन फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। ओके, लॉ को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किए जाए। रूल्स एक तरह की सब पॉलिसीज होती है, रेगुलेशंस एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर होती है। जैसे ओके ऑफिसर्स के जुडिक्शंस क्या हो गए, ओके बहुत सी बार ऑफिसर कौन सा डॉक्यूमेंट कौन से ऑफिसर के पास जाएगा, वो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होगा। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाली चीज ओके एक होता है स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज। स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज जो है एक्ट के बाद बनाता है रूल्स, और एक होता है कि इन सारों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा किया जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाली पॉलिसीज थ्रू होती है रेगुलेशंस। उसके बाद में नोटिफिकेशंस ओके इश्यू होते रिगार्डिंग टू एग्जम्पशंस एंड प्रोसीजर्स, जो यहाँ पे पावर गवर्नमेंट को दी है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है। लास्ट सर्कुलर, भाई साहब जीएसटी में सर्कुलर्स बहुत सारे हैं। ओके, बहुत सारे सर्कुलर्स क्या होता है, जहाँ लॉ एम्बिग्यूअस है, क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूटीज है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे सीबीआईसी अपने जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शन इशू करती है कि भाई यहाँ लॉ क्लियर नहीं है, इसलिए ये पॉलिसी फॉलो करो। और वो सर्कुलर्स जो है बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट, इट इज इश्यूड डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन इन द एरिया वेयर लॉ इज एम्बिग्यूअस और लैक ऑफ क्लैरिटी, एंड these are circulated to maintain uniformity in law, especially area like valuation, classifications and rate. Okay, आगे लिखो, it is binding on department and not on taxpayer, तो it is binding on department and not on taxpayer। तो ये binding on department क्या होता है, ये अगर कोई सीबीआईसी ने सर्कुलर इशू किया तो वो डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। हाँ, एसएससी उससे अगर एग्री नहीं है तो उसका रिट पिटीशन ओके एसएससी कोर्ट में फाइल कर सकता है, और एसएससी अगर उसका रिट पिटीशन कोर्ट में फाइल करता है तो कोर्ट से डिसीजन ले सकता है, पर डिपार्टमेंट अपने ही सीबीआईसी सर्कुलर के अगेंस्ट में कोई अपील फाइल नहीं कर सकता। ओके, तो ये देखा हमने रिगार्डिंग टू यहाँ पे सर्कुलर्स। तो एक बार समझ लेते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो ऑलरेडी पास हो गया
1950 में। एक्ट एक्ट जो है यहाँ पे पार्लियामेंट बनाता है या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनाता है, तो यहाँ पे ये पावर पार्लियामेंट के पास है सेंट्रल लेवल पे, एक्ट बनाने की पावर, या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, या लेजिस्लेचर ऑफ क्या स्टेट, उनके पास ये पावर है एक्ट बनाने की। उसके बाद में अगर हम बात करें तो रूल्स ये सब पॉलिसीज होती है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है। रेगुलेशंस ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए जाते हैं। ऑफिसर्स की पावर क्या है, फॉर्म्स कौन से हो गए, कौन सा फॉर्म कहाँ सबमिट होगा, नोटिफिकेशन जनरली एग्जाम्शन या प्रोसीजर से रिलेटेड होते हैं। एंड लास्ट सर्कुलर जो है वो डायरेक्शंस होती है, इंस्ट्रक्शन होती है बाय सीबीआईसी टू देयर डिपार्टमेंट टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द लॉ। तो ओके, ये एक बेसिक डिस्कशन था। एग्जाम में आज तक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन हाँ ये पहला चैप्टर बेटा आज के डिस्कशन का वो आप बहुत ही बेसिक है, जो आपने इंटर लेवल पे भी पढ़ा हुआ है। तो उतना चैप्टर अब क्या स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है, फिर हमारा डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग आगे आगे होते जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा टैक्स हायरार्की, उसके बाद में चलिए अब आ जाइए इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी का इंट्रोडक्शन इंटर में पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देख लेते हैं। जीएसटी एक सिग्निफिकेंट टैक्स रिफॉर्म है। टैक्स रिफॉर्म क्यों कहते हैं इसको, क्यों इसको सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म क्यों कहते हैं? कि भाई सारे छोटे छोटे बड़े इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करो और एक ही इनडायरेक्ट टैक्स में लाओ। और मतलब लग्जरी टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज वगैरह जो जीएसटी आने के पहले छोटे छोटे टैक्सेस थे, लोकल बॉडी टैक्स, एलबीटी, सबको खत्म करो और एक ही इनडायरेक्ट टैक्स लेके आओ। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म कहते हैं। उसके बाद में नो डाउट जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होता है, मतलब नाम ही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये टैक्स सिर्फ गुड्स का नहीं होगा, ये टैक्स गुड्स और सर्विसेज दोनों का होगा। थर्ड, अराउंड 160 कंट्रीज ने जीएसटी इंप्लीमेंट कर लिया है। ओके, मतलब आइदर वैट फॉर्म में या जीएसटी फॉर्म में इंप्लीमेंट किया है। मेनी कंट्रीज लाइक यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम। ओके, नाउ जैसे इंडिया में ड्यूअल सिस्टम है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, पर कुछ कंट्री में ड्यूअल नहीं है। यूनिफाइड जीएसटी है, सिंगल जीएसटी है, जिसको नेशनल जीएसटी कहा जाता है। बस एक ही जीएसटी लगाओ, बात को खत्म करो। उसके बाद में इन इंडिया वी एडॉप्टेड ड्यूअल जीएसटी मॉडल, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि गवर्न बाय टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट। तो सेंट्रल और स्टेट दोनों यहाँ पे गवर्न कर रही है, इसलिए ओके ड्यूअल जीएसटी मॉडल में ये लाया गया। और इंडिया में जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई इन 2014। ओके, और वो अमेंडमेंट नंबर था 122। वो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन हुआ, 122nd अमेंडमेंट हुई और यहाँ पे बिल पास किया। और ये जो है अमेंडमेंट बिल 101st अमेंडमेंट एक्ट, ओके, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया गया। अब इसका डिफरेंस समझ लो। बिल प्रेजेंट हुआ, प्रपोजल आया 122 का कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाए फॉर जीएसटी पर्पस, और वो जब पास हुआ तो वो 110 था। सर ये नहीं समझा, मतलब प्रपोजल 122 हो गए, 122 प्रपोजल आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड के, और हमारा अमेंडमेंट 101। मतलब अभी तक जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है अभी तक अराउंड 21 प्रपोजल रिजेक्ट हो गए, और आउट ऑफ 122 में से 101 प्रपोजल एक्सेप्ट हुए। तो प्रपोजल 122 था, लेकिन अमेंडमेंट जब हुई कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो 101st अमेंडमेंट थी। ओके, तो ये पूरा जीएसटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया है। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी। तो कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम हुए हैं? ओके, क्यों? क्योंकि लॉजिक क्या था भाई, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करो और सारे टैक्सेस को एक ही झोली में लेके आओ और उसका एक ही नाम रखो जीएसटी। मतलब ओके, अलग अलग टैक्स लगाने के बजाय बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, भाई ये अलग लगा रहा, लोकल अथॉरिटी ऑक्ट्राय लगा रही है, एलबीटी लगा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट वैट और सेल्स टैक्स लगा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज सर्विस टैक्स लगा रहा है, और बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सेस थे। ये सारे छोटे छोटे टैक्सेस को ओके अब खत्म करो और एक ही टैक्स लगाओ जीएसटी, और जीएसटी का रेवेन्यू बांटो आप, जो भी सेंट्रल और स्टेट में बांटना है। पर ये छोटे टैक्सेस क्यों रखते हो? तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने सारे अपने टैक्सेस मर्ज करके ओके पिक्चर में लाया जीएसटी।
और जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पे लगाया गया। कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए हैं? ओके, हम रीड कर लेते हैं, आपके स्टडी मैट में दिया है, पर आपको मैं कह दूं ये इंटर लेवल के क्वेश्चन से फाइनल में नहीं आएंगे। सेंट्रल लेवल पे अगर हम देखें तो कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए हैं? सेंट्रल एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, सारे एक्साइज ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, हाँ, इक्वल्स टू, अब जिसको हम आईजीएसटी कहते हैं, तो मतलब एसीडी खत्म कर दिया गया और उसके जगह आईजीएसटी लाया गया, हम इसके बारे में बात करेंगे। सर्विस टैक्स जो सेंट्रल लेवल पे था वो मर्ज कर दिया गया, सीएसटी मर्ज कर दिया गया और सरचार्ज एंड सेस मर्ज कर दिया गया। तो ये सेंट्रल लेवल के सारे टैक्सेस जो है मर्ज कर दिए गए जीएसटी में। स्टेट लेवल की अगर बात करें तो वैट, ओके, परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन दोज लेविड बाय लोकल बॉडी। हाँ, इसके बारे में आगे हम एक चार्ट डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा अभी समझ लो कि ये ईटी लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, और ये एंटरटेनमेंट टैक्स अगर हम देखें तो एक स्टेट का लगता था और एक लोकल बॉडी का लगता था। फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी देखने जा रहे हो, तो दोस्तों जब आप मूवी देखने जा रहे हो तो जीएसटी आने के पहले आपको 2 ईटी लगते थे, स्टेट का भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था और लोकल बॉडी, समझ लो पुणे का एग्जाम्पल लो तो पुणे के लोकल बॉडी का भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगते थे, ऐसे 2 लगते थे। तो वो क्या कह रहे हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स सब्स्यूम कर दिया। सब्स्यूम मतलब अब जीएसटी आने के बाद वो नहीं लगाया जाएगा, एक आत्मा कर दिया, जीएसटी आने के बाद नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स है वो लगेगा, स्टेट का जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वो नहीं लगेगा। ओके, जीएसटी लगा तो वो नहीं लगेगा। ओके, पर लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स मर्ज नहीं हुआ, वो आज भी लगता है, आई रिपीट, वो आज भी लगता है, ठीक है। उसके बाद में लग्जरी टैक्स, उसके बाद में एंट्री टैक्स, ओके, टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सरचार्ज एंड सेसेस, ऐसे से अप्रोक्सीमेटली 17 टैक्सेस मर्ज कर दिए गए और लाया गया जीएसटी। जीएसटी बेटा ड्यूअल मॉडल में लाया गया, एक सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी/यूटीजीएसटी। अब सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूटीजीएसटी, जहां अगर यूनियन टेरिटरी होगी, अंडमान निकोबार ले लो, तो अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी होगी तो वहां पे कौन सा टैक्स लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा। ओके, और महाराष्ट्र स्टेट है तो एसजीएसटी लगेगा। ओके, चंडीगढ़ यूटीजीएसटी लगेगा। तो आपका अगर स्टेट होगा तो एसजीएसटी, अगर आपका यहाँ पे यूनियन टेरिटरी होगी तो यूटीजीएसटी लगेगा। उसके बाद में जीएसटी कंपेंसेशन सेस, ये जीएसटी कंपेंसेशन सेस क्या होता है? ओके, इन एडिशन टू बेसिक जीएसटी, यानी ये आपको बेसिक जीएसटी तो लगेंगे प्लस, ओके, बेसिक जीएसटी लगेंगे, लेकिन अगर आप आपके कुछ लग्जरी आइटम्स है, जैसे लग्जरी कार हुई या फिर पब्लिकली डोमिनेटेड गुड्स, टोबैको हुआ, पान मसाला हुआ, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया और वो लगाया गया जीएसटी कंपेंसेशन सेस, वो लगाया गया जीएसटी कंपेंसेशन सेस। ओके, इसका जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो रेवेन्यू किसको दिया जाएगा? तो इसका जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो रेवेन्यू यहाँ पे वो स्टेट्स को दिया जाएगा जो स्टेट को लॉस होगा, लॉस होगा। तो दोस्तों ये था जीएसटी कंपेंसेशन सेस। आईजीएसटी, देखो अगर आपका सप्लाई इंट्रा है, अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, और आप तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच लगा रहे हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सप्लाई इंट्रा होगा तो 50% ओके सीजीएसटी और 50% एसजीएसटी लगता है। मतलब अगर आपका रेट 18% है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लगता है। ओके, लेकिन अगर आपका सप्लाई इंटरस्टेट होगा, आई रिपीट, आपका सप्लाई इंटरस्टेट होगा तो आपके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। ओके, आईजीएसटी फुल रेट से लगेगा, मतलब अगर आपका रेट 18 होगा तो 18% से आईजीएसटी लगाया जाएगा। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू सीजीएसटी, एसजीएसटी और दूसरा क्या बेटा, आईजीएसटी, जीएसटी कंपेंसेशन सेस। अब कुछ ऐसे टैक्सेस है जो जीएसटी में मर्ज नहीं हुए हैं, यानी जीएसटी आने के बाद भी लगते हैं। कौन कौन से टैक्सेस? प्रॉपर्टी टैक्स या स्टैम्प ड्यूटी, वो आज भी लगता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल और डीजल। तो ये जो टैक्सेस है ये आज भी लगेंगे। रिगार्डिंग टू पेट्रोल और यहाँ पेट्रोल डीजल, तो ये जो टैक्सेस है ओके, ये इसके बारे में आगे और चार्ट बनाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये तो कस्टम ड्यूटी है बेटा, कस्टम एक्ट उसके लिए पड़ रहा है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जब आप इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर लगती है, जिसे बीसीडी कहा जाता है, और बीसीडी आपके ऊपर लगेगा। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे ओके टैक्सेस नॉट सब्स्यूम, टैक्सेस नॉट सब्स्यूम अंडर क्या, जीएसटी। चलिए
अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है तो डेफिनेटली एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा प्रायोरिटी बी में रखना है ना। अभी तक जो डिस्कशन किया उसमें से ये वाला पार्ट थोड़ा प्रायोरिटी बी पे रखना। अब देखो क्या प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या, समझ लो यू आर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ओके, और अगर सप्लायर भी महाराष्ट्र का है और रिसिपिएंट भी महाराष्ट्र का है तो इसको इंट्रास्टेट माना जाता है। और ये इंट्रास्टेट अगर होता है तो जो भी आपकी इनवॉइस की वैल्यू होगी, लेट्स टेक एग्जांपल 1 लाख रुपीस, तो ये इनवॉइस की वैल्यू जो आपका 1 लाख रुपीस है, इसके ऊपर सी जी एस टी आई एज्यूम 9000 और एस जी एस टी तो यहाँ पे 9000, टोटल कितना हुआ, तो वो टोटल हुआ 1,18,000, टोटल हुआ 1,18,000। तो ये जो एसजीएसटी का रेवेन्यू है ये कौन से स्टेट का होगा, जहां डेस्टिनेशन सप्लाई हुआ है। सीजीएसटी का रेवेन्यू तो सेंट्रल को मिल जाएगा, पर एसजीएसटी का रेवेन्यू महाराष्ट्र को मिलेगा, एसजीएसटी का रेवेन्यू महाराष्ट्र को मिलेगा। ओके, तो जो डेस्टिनेशन पे सप्लाई हुआ उस डेस्टिनेशन का टैक्स उसी जुरिडिक्शनल स्टेट को मिलेगा। ओके, अगर गुजरात में ट्रांजैक्शन हुआ तो गुजरात स्टेट को मिलेगा, अंडमान निकोबार में होगा तो अंडमान निकोबार यूटी को उसका रेवेन्यू मिलेगा, जो स्पेशली 50% है। 50% तो सेंट्रल अपना ले लेता है, रिमेनिंग 50% की हम बात कर रहे हैं, और रिमेनिंग 50% की जो यहाँ पे रिस्पेक्टिव स्टेट जहाँ सप्लाई हुआ उसको दिया जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसको कहते हैं हम क्या, डेस्टिनेशन, स्पेलिंग वेलिंग नहीं देखना बेटा, मेरा कॉन्सेप्ट को समझना। ओके, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। और इसका एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगा। ओके, और इसलिए मैं आपको याद होगा इंटर लेवल पे, इसलिए जीएसटी के रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज हैं। क्यों स्टेट वाइज है, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जो स्टेट में आपका बिजनेस है उस स्टेट में आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, इसलिए हर डिफरेंट स्टेट में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जीएसटी डेस्टिनेशन टैक्स होने की वजह से हमारी अलग अलग रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाती हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं आपको समझाऊँ तो नेक्स्ट बेटा समझ लो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ गुजरात। अब महाराष्ट्र से सप्लाई हुआ और कहाँ सप्लाई हुआ, गुजरात में। ओके, तो यहाँ ये सप्लाई कौन सा हुआ, तो ये सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई हुआ। ओके, इंटरस्टेट सप्लाई पे कौन सा टैक्स लगता है, आईजीएसटी लगता है। अगर वैल्यू मैं 1 लाख ले लूँ तो ये 1 लाख जो है उसका आईजीएसटी लग जाएगा, और आईजीएसटी फुल रेट से लगता है, तो यहाँ पे 18,000 आपका आईजीएसटी लग जाएगा। ओके, अब ये 18,000 पूरा आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ऑन कॉमन पोर्टल, ऑन जीएसटी पोर्टल आपको पूरा गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब ये गवर्नमेंट को जब आप पे कर रहे हो 18,000, तो ये 18,000 का 50% रेवेन्यू, ये 18,000 का 50% रेवेन्यू ये तो सेंट्रल को जाता है, सीजीएसटी में, सॉरी सीजीएसटी नहीं, सेंट्रल को जाता है, सेंट्रल को जाता है, और 50% रेवेन्यू इसका स्टेट को जाता है। अच्छा, ये आपको देते वक्त तो आईजीएसटी देना पड़ता है, इतना तो ऑफिस में आपने सीखा ही होगा, आपको देते वक्त तो फुल आईजीएसटी देना पड़ता है। गवर्नमेंट कॉमन पोर्टल जो है, कॉमन पोर्टल उसका 50-50% डिवाइड करती है, 50% सेंट्रल को देती है और आईजीएसटी का 50% स्टेट को देती है। फिर सवाल ये आता है कि आईजीएसटी का 50% कौन से स्टेट को दिया जाएगा, बताओ कौन से स्टेट को दिया जाएगा, सोचो इसके ऊपर। आईजीएसटी का 50% कौन से स्टेट को दिया जाएगा, कौन से स्टेट को दिया जाएगा। तो ये जो 50% आईजीएसटी का है, ये डेस्टिनेशन गुड्स कहाँ गया, गुजरात, तो ये गुजरात को दिया जाता है, इवन दो सेलर महाराष्ट्र का है, इवन दो सेलर महाराष्ट्र का है, लेकिन ये आईजीएसटी का 50% गुजरात को दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, गुजरात को 50% मिलने से क्या हो जाता है कि समझ लो ये आगे बेच रहा है और आगे गुजरात में बेच रहा है, गुजरात में सीजीएसटी लग रहा है और गुजरात का एसजीएसटी लग रहा है। ओके, आगे समझ लो वो यहाँ पे हम ले 2 लाख में बेच रहा है, तो 2 लाख में अगर आगे बेच रहा है तो 18,000 लग जाएगा गुजरात में। तो ये आईजीएसटी का क्रेडिट इधर मिल जाता है गुजरात गवर्नमेंट, क्योंकि ये आईजीएसटी का 50% रेवेन्यू महाराष्ट्र को नहीं दिया गया। आईजीएसटी इवन दो सेलर महाराष्ट्र का था, लेकिन इसका 50% रेवेन्यू ओके पोर्टल गुजरात गवर्नमेंट को, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, गुजरात गवर्नमेंट को इसका पैसा मिलने की वजह से गुजरात गवर्नमेंट अपने एसजीएसटी में से उसका क्रेडिट देने के लिए रेडी हो जाती है। और ओके, सेंट्रल में तो आईजीएसटी का रेवेन्यू, आईजीएसटी का क्रेडिट सेंट्रल में भी मिलता है और क्या स्टेट में भी मिलता है। तो ये जो हमने देखा रिगार्डिंग टू ओके यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑफ क्या
वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। दूसरा, जीएसटी एक वैट ही है। वैट है मतलब ये भी कोई डबल टैक्सेशन या कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं चलता है, ये भी इनपुट टैक्स के क्रेडिट देखता है। तो आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में इनपुट टैक्स के क्रेडिट मिल जाते हैं, तो टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन होता है। मेरे साथ अंडरलाइन करते जाना, टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन होता है, ओके, क्योंकि आपको इसमें भी क्रेडिट मिल जाते हैं। उसके बाद में कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, ओके, पूरी चेन रहती है टैक्स क्रेडिट की। मतलब क्या, मतलब अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से, ओके, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर, तो ये पूरी चेन अगर गुड्स की होगी तो हर इस पे आपको क्रेडिट मिलते जाएगा, और हर आउटपुट टैक्स में से आपको इनपुट टैक्स की क्रेडिट दे दिए जाएंगे। ओके, तो पूरी चेन में आपको क्रेडिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। ओके, जीएसटी क्रेडिट इज सप्लाई इन सप्लाई चेन कैन क्लेम अ क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन देयर परचेसेस। तो यहाँ पे पूरी चेन में क्रेडिट होते हैं, और हर सप्लायर अपने परचेस के क्रेडिट अपने सेल्स आउटपुट टैक्स के केस में लेता है। बर्डन इज टैक्स ऑन फाइनल कंज्यूमर, पूरा टैक्स का बर्डन। ओके, मतलब वो बर्डन शिफ्ट होते रहेगा मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर, जब तक B2B चालू है। मेरे वर्ड सुनना, जब तक B2B ट्रांजेक्शन चालू है बर्डन शिफ्ट होते जाएगा, एंड एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। ये भी उसका एक प्रिंसिपल है। एंड अवॉइड द कैस्केडिंग इफेक्ट, ओके, बिकॉज ऑफ ये वैल्यू एडेड टैक्स है, टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन, जिसमें आपको क्रेडिट मिल जाता है, इसलिए ओके यहाँ डबल टैक्सेशन नहीं होते हैं और कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है। ओके, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे। अगर आया क्वेश्चन तो 2 मार्क के लिए आ सकता है। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये नो डाउट बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड टैक्स है। कंटिन्यूअस पूरे चेन में मैन्युफैक्चर से लेके रिटेलर से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर तक, तो मैन्युफैक्चर से लेके रिटेलर तक पूरा क्रेडिट चेन चलेगा, आपको इसमें इनपुट टैक्स के क्रेडिट मिल जाते हैं, बर्डन पूरा फाइनल कंज्यूमर पे चले जाता है, और यहाँ कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होते हैं। ओके, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होते। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे बट प्रिंसिपल्स ऑफ क्या, जीएसटी। यस, तो दोस्तों अभी एक काम करो, आप चार्ट बुक में आ जाओ, आपके पास चार्ट बुक मिल गई होगी, नहीं तो अभी सिर्फ लिख लो आपके नोटबुक में, बाद में चार्ट बुक में कंप्लीट कर लेना, ठीक है, बाद में चार्ट बुक में कंप्लीट कर लेना। तो यस, चार्ट बुक में पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी हमने देखा, और देखो आपको ये समझेगा कि सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं चार्ट में कैसे कवर कर रहा हूँ, और कुछ जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं वो हम थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस में भी ले रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि यस, ये चार्ट ओके कवरिंग ऑल अवर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फ्रॉम स्टडी मैट। ओके, तो चलिए स्टडी मैट और चार्ट ये दोनों का कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे हमारा सिलेबस कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पे चार्ट बुक में, बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने देखा क्या, तो हमें टोटल 5 एक्ट, CGST, SGST, UTGST, IGST और GST सेस, इसमें से हमें डिस्कस क्या करना है, CGST और क्या IGST डिटेल में। ये जो GST है यहाँ पे यस दोस्तों, CGST इंट्रास्टेट पे लगता है, SGST इंट्रास्टेट पे लगता है, UTGST इंट्रास्टेट सप्लाई विद इन UT लगता है, ओके, IGST इंटरस्टेट सप्लाई पे लगता है, और GST कंपेंसेशन सेस लगता है, जो इंट्रा या इंटरस्टेट दोनों पे भी लग सकता है। तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने चार्ट से कवर कर लिए। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ GST। चलो मेरे साथ लिखना है, मेरे स्पीड के साथ लिखना है, और अगर आप मेरे स्पीड नहीं मैच कर रहे तो फिर बाद में आपने पॉज करके लिखना है, ओके, जो भी है। तो चलिए, क्या थे कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ GST, तो फटाफट समरी पॉइंट लिख लो। GST इज डेस्टिनेशन बेस टैक्स, ये आपका पहला पॉइंट आना चाहिए। दूसरा, सेकंड, इट इज बेस ऑन वैट, आपको चार्ट में वही लिखना है, बेस ऑन वैट। थर्ड, इट इज पेबल बाय सप्लायर, एकदम समराइज और सिंपल वर्ड में लिखा के दे रहा हूं, पेबल बाय सप्लायर बट एक्चुअली बोन बाय कंज्यूमर, स्पीड मेरे जैसी रखो कंज्यूमर। नेक्स्ट, फोर्थ, इट इज कलेक्टेड, और चार्ट में लिखते वक्त स्मॉल हैंड राइटिंग,
जितना हो सके स्मॉल हैंड राइटिंग, चार्ट में लिखते हुए खेलना मत. इट इज कलेक्टेड एट मल्टीपल stages, collected at multiple stages of production, multiple stages of production and distribution, production and distribution of goods, production and distribution of goods or services in which लिखते लिखते पूरा ध्यान, पूरा फोकस करना, in which taxes paid on inputs are allowed to be set off as a set off against taxes payable on output. Fifth, it is also called business tax. And last, ITC is provided throughout the value chain. अगर आपको क्वेश्चन आया प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी 2 मार्क के लिए, तो इतने पॉइंट्स लिखो और मार्क्स लो. वेरी सिंपल, ये हमने स्टडी मैट में भी देखा था. ठीक है, चलो अब आ जाओ आप यहाँ पे फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन इन जीएसटी. जीएसटी ड्यूअल मॉडल है, अंडरलाइन. इंडिया में ड्यूअल मॉडल बिकॉज ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर लिया हुआ है. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में टैक्स लगाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी. ओके, दैट मीन्स दे आर साइमल्टेनियसली टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज, एंड जीएसटी इज एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये उसका फ्रेमवर्क है. तो चलो, क्या फ्रेमवर्क है? ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी है, दोनों गवर्नमेंट मिलकर टैक्स लगाएगी साइमल्टेनियसली ट्रांजैक्शन पे, सीजीएसटी और एसजीएसटी फॉर्म में. उसके बाद में पूरे इंडिया में लागू होगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. तो ये एक फ्रेमवर्क. सेकंड, ओके, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी लगेगा. इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी. इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी लगाया जाएगा. अंडरलाइन करना, इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी लगाया जाएगा. उसके बाद में लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ओके, सीजीएसटी अंडर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट. ओके, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर जैसे अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, वहाँ यूटी जीएसटी लगेगा. नेक्स्ट, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर ओन लेजिस्लेचर, जैसे थोड़ा इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर. ओके, और यहाँ पे डिस्पाइट द एसजीएसटी लेजिस्लेशन, की एस्पेक्ट लाइक चार्जेबिलिटी, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स कलेक्शन प्रोसीजर आर यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल एसजीएसटी लेजिस्लेशन. मतलब क्या, इवन दो महाराष्ट्र एसजीएसटी अलग है, राजस्थान जीएसटी अलग है, गुजरात जीएसटी अलग है, लेकिन एक्ट अक्रॉस इंडिया एसजीएसटी एक्ट सेम है विथ सीजीएसटी. सर कुछ याद रखना है इसमें से? नहीं, बस इतना समझ लो कि सबके लेजिस्लेचर अलग अलग है पर लॉ एक जैसा है. सबके लेजिस्लेचर अलग अलग है पर लॉ एक जैसा है. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे कंपेंसेशन सेस. ओके, कंपेंसेशन सेस क्यों लगाया? क्या जीएसटी जब देखो दोस्तों, जीएसटी जब ये डिसाइड किया कि लाना है, तो यहाँ पे कुछ स्टेट डर रहे थे क्योंकि जीएसटी आने के बाद उनको ऐसा लग रहा था कि हमें लॉस हो जाएगा. तो सेंट्रल ने फिर प्रॉमिस किया कि ठीक है, आपको अगर लॉस होता है तो हम आपको जो है कंपेंसेट करेंगे. कैसे कंपेंसेट करेंगे, इसका पैसा कहाँ से लाएंगे? तो फिर सेंटर ने एक प्रपोजल रखा कि बेसिक जीएसटी तो लगेगा, इन एडिशन टू बेसिक जीएसटी हम कुछ प्रोडक्ट्स पे, कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे हम जो है यहाँ पे जीएसटी कंपेंसेशन सेस लगाएंगे. तो यहाँ लग्जरी आइटम्स या टोबैको वगैरह ऐसे प्रोडक्ट उन्होंने सिलेक्ट किए जिसके ऊपर जीएसटी कंपेंसेशन सेस लगाया गया इन एडिशन टू बेसिक जीएसटी. ओके, तो जीएसटी कंपेंसेशन सेस इज इम्पोज अंडर द जीएसटी
गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017। ये अंडरलाइन लग्जरी आइटम या डीमेरिट गुड्स पे लगेगा, जैसा पान मसाला हुआ, टोबैको हुआ, तो ऐसे कुछ आइटम्स पे लगाया जाएगा। कंपेंसेशन सेस इज एप्लीकेबल टू बोथ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाईज। ओके, तो दोनों जगह कंपेंसेशन सेस लगेगा। इनिशियली ये डिसाइड हुआ था कि ये 5 साल तक ही रखेंगे, पर उसको एक्सटेंशन दे दिया गया। और यहाँ पे इसका जो कंपेंसेशन है वो किसको दिया जाएगा, तो इसका कंपेंसेशन ये स्टेट को जिसको लॉस हुआ है उनको दिया जाएगा। तो ये था रिगार्डिंग टू जीएसटी कंपेंसेशन सेस। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट टाइटल आते हैं जीएसटी अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। चलो इसको थोड़ा मैं चार्ट फॉर्म में आपको कवर करता हूं। तो आ जाइए हमारे चार्ट बुक में। हाँ, आप अगर ये चार्ट बुक में आते हो तो यह एक अच्छा सा चार्ट आपको बनाना है। कहाँ पे बनाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में आपको एक टाइटल मिलेगा, टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स इन स्पेशल केसेस। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए फटाफट चार्ट मेरे साथ बनाइए और चार्ट के साथ साथ ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो रेडी, यस और नो? तो सबसे पहले इसमें आप 3 पार्ट कीजिए टैक्सेबिलिटी में। ठीक है, प्रोवाइड समवॉट मोर स्पेस फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट को रिजनेबली कम स्पेस दिया तो भी चलेगा, मेरे साथ अभी कंप्लीट करना है। ओके, पहला लिखो गुड्स टोटली आउट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी, इसको हाईलाइट करना, आउट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी मतलब ऐसे कौन से गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दूसरा, सेकंड, गुड्स सब्जेक्ट टू एक्साइज एंड जीएसटी, ऐसे कौन से गुड्स है जिसके ऊपर एक्साइज भी लगेगी और जीएसटी भी लगेगा, एक्साइज भी लगेगी और जीएसटी भी लगेगा। और तीसरा, थर्ड लिखो, ऑल अदर गुड्स एंड सर्विसेज। चलो अब पहले जो आपको लिखना है कि कौन से ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। स्मॉल हैंड राइटिंग और मेरे साथ कंप्लीट करना है। स्मॉल हैंड राइटिंग, पहला टाइटल दो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। लिखते वक्त पूरा ध्यान मेरे साथ ही लर्न हो जाना चाहिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन कौन से, तो पहला यहां पे पेट्रोलियम क्रूड, ओके यहां पे पेट्रोलियम क्रूड, सेकेंड वन हाई स्पीड डीजल, जिसे एचएसडी भी कहा जाता है, हाई स्पीड डीजल। थर्ड वन मोटर स्पिरिट, मेरे साथ फास्ट। फोर्थ वन एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। और लास्ट नेचुरल गैस। कुछ आपको याद आया इंटर का, नेचुरल गैस। इन सारे प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता है, फिर क्या लगता है, तो इन सारे प्रोडक्ट पे अगर मैन्युफैक्चर होगा तो अभी भी ओल्ड टैक्स लगता है, और वो ओल्ड टैक्स है बेटा, ओके यहां पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो यहां पे अभी भी अगर ये गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो जीएसटी लगता ही नहीं है इसको। ओके, तो इसे जो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है मैन्युफैक्चर पे। और अगर सेल होगा, अगर सेल ये इंट्रा है, तो वैट लगाया जाता है। और इंटर है तो सीएसटी लगाया जाता है। सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, पुराना सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया जाता है। ये इसकी करंट स्टेटस है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की। सेकंड आप लिखो
अल्कोहलिक लीकर, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन। तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा, ह्यूमन कंजम्पशन होगा मतलब ऐसी लीकर जो आदमियों के पीने के लिए बनाई गई, हाँ आदमियों के पीने के लिए बनाई गई ऐसी लीकर। तो देखो अगर ये मैन्युफैक्चर होता है, अगर इंडिया में कोई ये मैन्युफैक्चर करता है तो उसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, सेंट्रल नहीं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। पुराने जो लॉ था स्टेट एक्साइज ड्यूटी। और अगर ये सेल होता है, अगर ये सेल होता है ये प्रोडक्ट, तो इंट्रा अगर होगा, इंट्रा अगर होगा तो वैट लगेगा, और इंटर होगा तो सीएसटी लगेगा। इंट्रा होगा तो वैट लगेगा और इंटर होगा तो सीएसटी लगेगा। और दोस्तों जीएसटी में इन गुड्स को, ओके जीएसटी में ये गुड्स को नाम दिया जाता है नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ जीएसटी, ऑफ जीएसटी। ये गुड्स को जीएसटी में नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोला जाता है। आई रिपीट, नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोला जाता है। ठीक है, एक अभी फाइनेंस एक्ट से ओके डीनेचर्ड स्पिरिट वगैरह आया है, पर वो डीनेचर्ड स्पिरिट जो है फाइनेंस एक्ट के थ्रू आया है, उसकी अप्लीकेबिलिटी अक्टूबर के बाद है, इसलिए वो जो है नवंबर के लिए अप्लीकेबल होगा। तो डीनेचर्ड स्पिरिट वाला मई को अप्लीकेबल नहीं है, नवंबर को अप्लीकेबल रहेगा। इसलिए मैं आप सभी को बोल दूं कि अगर मैंने रेगुलर क्लास में क्योंकि रेगुलर जो बैच लिया ओके उसमें मई और नवंबर के स्टूडेंट्स थे, तो रेगुलर क्लास में अगर लिया होगा और आपके नोट्स में आपको थोड़ा सा अलग लिख रहा होगा, तो मैं फिर से कह दूं ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्पेशली वो स्टूडेंट्स के लिए जो मई के लिए है। हाँ, जिनका नवंबर अटेम्प्ट है, ओके आई रिपीट, जिसका नवंबर अटेम्प्ट है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है के साथ साथ बाद में अमेंडमेंट कवर कर लेंगे। हाँ, तो फिर से कहना चाहूँगा कि जो रेगुलर बैच हुई उससे आपका नोट्स कंपेयर मत करना, आपका स्पेशली डिजाइन नोट्स है फॉर मई 25 एग्जामिनेशन, और नवंबर वालों को यहाँ पे अलग से ओके 3 लेक्चर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, बात आप इजीली हैंडल कर लोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा ही वैसा, डोंट वरी। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाएगा। अब देखो यहाँ डिफरेंस क्या है, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, चलो मेरे साथ एक बार रिवाइज करो, कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। ये जीएसटी के परव्यू में नहीं लाया गया। क्यों नहीं लाया गया जीएसटी के परव्यू में? क्योंकि अगर इनको जीएसटी में लाया जाए तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट देना पड़ेगा, और इनपुट टैक्स का क्रेडिट देना पड़ेगा तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट फिलहाल ऐसे एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ओके रेडी नहीं है ओके यहाँ पे जीएसटी में लाने के लिए और उसका क्रेडिट देने के लिए। गवर्नमेंट डबल टैक्सेशन चाहती है, अपना रेवेन्यू सैक्रिफाई नहीं करना चाहती है, इसलिए इसको जीएसटी में नहीं लाया गया। पुराना जो लॉ था उसमें ही रखा गया, और इसका क्रेडिट पुराने लॉ में भी नहीं मिलता है। ओके, ये निगेटिव लिस्ट ऑफ क्रेडिट में है, इसलिए जीएसटी में लाने की झंझट ही नहीं लिए। ओके, पुराने टैक्सेस लगेंगे। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि ये जो ओके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कहा गया है कि ये जीएसटी में अभी नहीं, पर फ्यूचर में चाहे, सुनना मेरी बात, अगर फ्यूचर में चाहे तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल ये जीएसटी में आ सकते हैं 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और इसमें नेचुरल गैस लिया है, एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और दूसरा क्या लिया बेटा? नेचुरल गैस जो एक्सप्लोर होता है जमीन से ओके या समुद्र के सीबेड से, उसको कहा जाता है नेचुरल गैस। तो वो नेचुरल गैस जीएसटी में नहीं आएगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा, बायोगैस होगा तो उस पर जीएसटी है, नेचुरल गैस होगा तो उसके ऊपर जीएसटी जो है ओके नहीं लगेगा, पुराना एक्साइज और पुराना वैट और सीएसटी लगेगा। ठीक है, डन। अब उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगर ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंडिया में कोई भी बनाता है, लेट्स टेक एग्जांपल ओएनजीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ओके रिलायंस, कोई भी ये 5 प्रोडक्ट बनाता है, तो ऐसे केस में यहाँ पे ओके यहाँ इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है मैन्युफैक्चर पे, और अगर सेल होता है तो इसके ऊपर वैट और सीएसटी लगता है। और उसके बाद में लिकर फॉर अल्कोहलिक ह्यूमन कंजम्पशन होगा,
इस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा तो मैन्युफैक्चर पे स्टेट एक्साइज लगती है, ये याद रखना, मैन्युफैक्चर पे स्टेट एक्साइज लगती है और सेल पे वैट सीएसटी लगता है। चलिए अब लास्ट एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। पेट्रोलियम क्रूड मतलब रॉ पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल मतलब डीजल, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, लिखना है तो लिख दो मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एयरक्राफ्ट के लिए अलग से फ्यूल लिया जाता है, और नेचुरल गैस। इतने आइटम्स पे अभी फिलहाल जीएसटी नहीं आएगा, जीएसटी तब आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। ओके, अभी फिलहाल सेंट्रल एक्साइज, वैट और सीएसटी इनके ऊपर लगेगा। और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री है, सुनना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी में कभी नहीं आएगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होता है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी में जीएसटी में आ सकता है, पर कब आएगा? जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंड करेगा तब आएगा। अल्कोहलिक लिकर तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री कहती है कि जीएसटी में नहीं आएगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होता है। तो ये दोनों में यहां पे डिफरेंस है। और इनको जीएसटी में नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है। डन 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 डन, समझ में आया? अब देखो सेकंड पार्ट में ये लूंगा कि कौन से ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर एक्साइज और जीएसटी लगता है। आई रिपीट माय वर्ड्स, जिसके ऊपर एक्साइज और जीएसटी लगता है। पहला लिखो यहां पे, फर्स्ट लिखो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स। अब टोबैको प्रोडक्ट्स में क्या आएगा? सिगरेट, बीड़ी, या पान मसाला जो टोबैको से बने हुए हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स। तो अगर ये गुड्स होगा और इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, बेटा ध्यान से देखना, इसका अगर मैन्युफैक्चर होता है तो मैन्युफैक्चर पे सेंट्रल एक्साइज लगेगा। लिखो वहां पे, मैन्युफैक्चर पे सेंट्रल एक्साइज लगेगा। और इसके सप्लाई पे, जब इसका सप्लाई होगा तो इसके सप्लाई पे यहां पे इंट्रा होगा तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और इंटर होगा तो आईजीएसटी लगेगा। हाँ, टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है, या टोबैको प्रोडक्ट्स जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्साइज भी रखी है। सुनना, गवर्नमेंट ने एक्साइज भी रखी है उसके ऊपर, साथ साथ में जीएसटी भी रखा हुआ है। तो मैन्युफैक्चर पे एक्साइज है, सेंट्रल एक्साइज है, और सप्लाई पे यहां पे जीएसटी रखा हुआ है। दूसरा, सेकेंड वन ओपीएम नार्कोटिक्स, ईटीसी, ओपीएम, नार्कोटिक्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों इसके मैन्युफैक्चर पे, अगर ये मैन्युफैक्चर होगा तो यहां गवर्नमेंट ने सेंट्रल एक्साइज रखा हुआ है, सॉरी सेंट्रल नहीं, स्टेट एक्साइज रखा हुआ है। गवर्नमेंट ने स्टेट एक्साइज रखा हुआ है, और इसके सेल पर बेटा, चलो लिखते जाओ मेरे पास फटाफट, सेल या सप्लाई, अगर आप सप्लाई करते हो तो वही सेल और सप्लाई करते हो तो इंट्रा होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब देखो हर जगह मैं यूटीजीएसटी नहीं लिखूंगा, एसजीएसटी के जगह यूटीजीएसटी लगेगा अगर आप यूनियन टेरिटरी में होगे, और इंटर होगा तो वो केस में आईजीएसटी लगेगा। अब ध्यान रहे, बी केयरफुल इन दिस एरिया। ये जो प्रोडक्ट्स है टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, ये जीएसटी के बाहर नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी है, पर जीएसटी के साथ साथ इसके ऊपर एक्साइज भी लगेगा। सर फॉर एग्जांपल ऊपर वाले डायग्राम में आ जाओ, समझ लो एक कंपनी है और वो यहाँ टोबैको बना रही है या सिगरेट बना रही है, टोबैको या सिगरेट बना रही है, और ये बेच रही है सिगरेट, और नो डाउट ये मैन्युफैक्चर हुआ, वहां लिख देना ये मैन्युफैक्चर हुआ, ये सिगरेट जो है मैन्युफैक्चर हुआ। तो वैल्यू ऑफ द सिगरेट 1 लाख रुपीज है, एक्साइज उसके ऊपर समझ लो यहाँ पे एक्साइज में सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज जो है 10,000, टोटल कितना हुआ 1,10,000, यानी सेंट्रल एक्साइज तो लगेगा ही, सुनना सेंट्रल एक्साइज तो लगेगा ही,
इन एडिशन टू दैट ओके यहाँ पे जीएसटी भी लगेगा और जीएसटी का रेट 28% है तो जीएसटी भी लगेगा। समझ लो इसने होलसेलर को बेचा, अब आगे होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, अब आगे वाला मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, आगे वाला सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसको एक्साइज नहीं लगेगा, तो उसके लिए एक्साइज नील, उसके लिए एक्साइज नील, उसको एक्साइज नहीं लगेगा क्योंकि एक्साइज मैन्युफैक्चर पे लगता है। तो मैन्युफैक्चर ने एक्साइज प्लस जीएसटी 2 टैक्स दिए। यस इट्स अ डबल टैक्सेशन सर, लेकिन बट नो बट शट ओनली कट टू कट, इट्स अ डबल टैक्सेशन। यहां पे एक्साइज भी लग रहा है और जीएसटी भी लग रहा है, और जीएसटी में तो सी जीएसटी एस जीएसटी इंट्रा होगा तो, और आई जीएसटी अगर इंटर होगा तो वो भी लग रहा है। और दूसरा बेटा यहां पे ओके आगे जब ये सेल करेगा तो वहां ओनली जीएसटी लगेगा, वहां एक्साइज नहीं लगेगा। और ख्याल रहे ये होलसेलर का, ये होलसेलर का आउटपुट है और ये होलसेलर का इनपुट है, उसने खरीदा और बेचा, तो आउटपुट जीएसटी में इसका क्रेडिट इसमें जीएसटी में मिल जाएगा। तो आउट इसका आईटीसी उसको परचेस पे जो जीएसटी लग के आया उसका क्रेडिट उसको आउटपुट जीएसटी मिल जाएगा, पर ये एक्साइज का आईटीसी उसको नहीं मिलेगा। नो आईटीसी, एक्साइज का आईटीसी नहीं मिलेगा, इट लीड्स टू डबल टैक्सेशन। वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा पर उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। उसको जो आईटीसी मिलेगा वो सिर्फ जीएसटी का मिलेगा अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ क्या बेटा, जीएसटी। आई होप यू अंडरस्टूड। डन 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 डन। ओके ये जो था हमने देखा कुछ प्रोडक्ट ऐसे जो टोबैको और ओपीएम नारकोटिक्स क्या होते हैं? तो सर ओपीएम नारकोटिक्स होते हैं चरस गांजा, तो चरस गांजा वगैरह या नारकोटिक ड्रग्स हो गए जो इंडिया में प्रोडक्शन अलाउड है अंडर द लाइसेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अफीम वगैरह चरस गांजा वगैरह ये अलाउड है, पर उसके ऊपर एक्साइज लगाने के पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और बाकी जीएसटी तो लगेगा इसके ऊपर। चलो ये हमने देखा कि भाई यहां पे ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो मैं आपको यहां पे और ये बताना चाहूंगा कि हाँ ऑल अदर गुड्स और सर्विसेज ओनली जीएसटी इज पेबल। ये केस में सिर्फ जीएसटी लगेगा। ओके इंट्रा होगा तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और इंटर होगा तो आईजीएसटी, इंटर होगा तो आईजीएसटी। इंडिया के बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज पे आपको जीएसटी ही लगेगा। तो ये हमने देखा। तो यहां पे ये अबाउट 1 और 2 के केस में सर वैट और सीएसटी नहीं लगता है क्या? तो नहीं लगता है। लिखो नोट इन अबव 1 and 2 नो वैट एंड सीएसटी। वैट और सीएसटी नहीं लगेगा। सर क्यों नहीं लगेगा वैट और सीएसटी? क्योंकि जीएसटी लग रहा है, वो तो जीएसटी के साथ एक्स्ट्रा एक्साइज है, जीएसटी के साथ एक्स्ट्रा एक्साइज है, मतलब ये गुड्स जीएसटी के गुड्स है प्लस जीएसटी प्लस एक्साइज है, इसलिए इसके ऊपर वैट और सीएसटी नहीं लगेगा। ओके इसके ऊपर एक्साइज और जीएसटी ही लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके तो ये पूरा स्ट्रक्चर बना। अब थोड़ा यहां पे एक काम करना, एक टाइटल देना एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। अब आप ये जब टाइटल दे रहे हो एंटरटेनमेंट टैक्स, तो लॉ क्या कहता है? ओके ईटी मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, लिखो सबस्यूम इन, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट सबस्यूम in GST, that is if GST levied then no such tax is payable, no such tax is payable। डन लिखा आपने। तो ये जो था ईटी बाय स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन नेक्स्ट टाइटल ईटी बाय लोकल बॉडी, लोकल बॉडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, तो लिखो इट इज नॉट सबस्यूम, it is not subsumed in GST, it is not subsumed in GST
वो जीएसटी के साथ सब्सिम नहीं हुआ है, हेंस it is payable in addition to जीएसटी। मतलब जीएसटी भी दिया जाएगा और ये भी दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो प्राइस ऑफ मूवी टिकट प्राइस ऑफ मूवी टिकट समझ लो यहां पे 500, तो लगेगा ईटी ऑफ लोकल बॉडी, जो भी होगा समझ लो 20 रुपीज, तो वो भी लगेगा, टोटल 520 आएगा। और इसके ऊपर लगेगा जीएसटी, CGST एट द रेट 9% और SGST एट द रेट 9%, जो भी होगा निकाल लेना। तो इसके ऊपर जो भी होगा निकाल लो। तो इन शॉर्ट ओके, पहले 2 ईटी लगते थे, जो भी होगा निकाल लो, ठीक है। इन शॉर्ट पहले 2 ईटी लगते थे, एक स्टेट का और एक लोकल बॉडी का। अब स्टेट का ईटी नहीं लगेगा, ओके, स्टेट का ईटी जीएसटी में सबसिम हो गया है, इसलिए स्टेट का ईटी नहीं लगेगा, लेकिन लोकल बॉडी का ईटी आज भी है। तो पहले ईटी लगेगा, टोटल आएगी और टोटल पे यहां पे जीएसटी लगेगा। अब आपके कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, सर ये बताइए कि जब हम टोबैको प्रोडक्ट पे एक्साइज भी लगाते हैं और जीएसटी भी लगाते हैं, तो टोबैको प्रोडक्ट पे एक्साइज और जीएसटी दोनों लगाते हैं, तो क्या एक्साइज की वैल्यू ऐड करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी? यस। आगे सेक्शन 15 आएगा, 15(2)A ये आएगा कि जब भी आप जीएसटी के लिए वैल्यू करोगे तो सारे टैक्सेस ऐड कर दो। 15(2)A में लिखा हुआ है, आपने इंटर में पढ़ा होगा, सारे टैक्सेस ऐड कर दो। तो ऐसे सिचुएशन में सारे टैक्सेस ऐड हो जाते हो और बाद में उसके ऊपर जीएसटी निकाला जाता है। सेम हमने देखा एंटरटेनमेंट टैक्स से रिलेटेड, अगर एंटरटेनमेंट सर्विस होगी तो और आपको लोकल बॉडी का ईटी लग रहा होगा तो वो ईटी ऐड कर दो और उसके ऊपर जीएसटी निकालो, मतलब 520 रुपीज पे आपको जीएसटी निकालना पड़ेगा। तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने देख लिए। ओके, तो चलो यहां पे 2 मिनट में पूरा समरी रिवाइज कर लेते हैं। रेडी? नाउ यहां पे कौन से ऐसे गुड्स है कि जो जीएसटी में नहीं है फिलहाल? ओके, जीएसटी में नहीं है। 5 ऐसे गुड्स है जो जीएसटी में नहीं है, पर जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा उस दिन पिक्चर में आ जाएंगे। ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के 5 प्रोडक्ट, चलो मेरे साथ रिवाइज करो। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, ओके, मोटर स्पिरिट जिसे पेट्रोल कहा जाता है, एटीएफ एवियन टर्बाइन फ्यूल जो एयरक्राफ्ट के लिए होता है, और नेचुरल गैस। ओके, अगर ये गुड्स हो गए तो इसके ऊपर फिलहाल तो जीएसटी नहीं है, पर जीएसटी काउंसिल जिस दिन रिकमेंड करेगा तब आ सकता है। फिलहाल इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज लगती है और वैट और सीएसटी लगता है। दूसरा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सक्लूड किया गया है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, इसके ऊपर स्टेट एक्साइज और वैट और सीएसटी लगता है। ओके, तो अगर आपको फॉर्मेट याद आता है तो ऐसा याद रखना, ऊपर वाला सेंट्रल, नीचे वाला स्टेट। ओके, और जीएसटी पर्पस के लिए इसके आगे जब भी मैं कहूं नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इसके आगे जब भी मैं कहूं नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो उसमें ये ओके 5 सप्लाई प्लस अल्कोहल, और एक नया आया है फॉर नवंबर के लिए और वो है स्पिरिट, डीनेचर्ड स्पिरिट। ओके, तो वो हम आगे देखेंगे। तो यहां पे ऐसे मई के लिए 6 प्रोडक्ट और नवंबर के लिए 7 प्रोडक्ट। ओके, तो वो तो मैं अमेंडमेंट में कवर करूंगा नवंबर वाला का। ओके, तो वो उधर देखेंगे। तो इसे ही नॉन टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। बाकी सारे गुड्स जीएसटी में आते हैं, आई रिपीट, बाकी सारे गुड्स जीएसटी में आते हैं, लेकिन कुछ कैटेगरी ऐसी है जो जीएसटी में भी आती है प्लस एक्साइज भी लगता है। टोबैको प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर पे सेंट्रल एक्साइज भी लगेगी और जीएसटी भी लगेगा। और ओपीएम, नार्कोटिक, चरस, गांजा वगैरह होगा, अफीम वगैरह होगा, तो स्टेट एक्साइज भी लगेगी और जीएसटी भी लगेगा। इन पर वैट सीएसटी नहीं लगता है। और बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज पे क्या लगता है दोस्तों? वैट और सीएसटी लगेगा। सॉरी, बाकी सारे गुड्स और सर्विस पे जीएसटी ही लगेगा, ओनली जीएसटी लगेगा। ओके, एंटरटेनमेंट टैक्स में फिलहाल ओके जो लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स है वो आपके ऊपर लगाया जाएगा। डन, अच्छे से समझ में आया? यस और नो? तो ये था, हमने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स चार्ट में कवर कर लिए और चार्ट फॉर्म में कवर कर लिए। चलो अब आ जाओ आप अपने रेगुलर मैट में। रेगुलर मैट के पेज नंबर ट्रैक रखना। मैं अगर चार्ट पे शिफ्ट होता हूं तो वहां कुछ यहाँ पे जो आपका पेज ब्रेकर होगा वो लगा के रख देना,
ठीक है, मैं क्वेश्चनर में शिफ्ट होता हूँ तो आपके कुछ पेज ब्रेकर रखो वहां पे, आपने लगा के रख दिए, मतलब मैं वापस से सडनली शिफ्ट करूंगा रेगुलर मैट पे, हमारे चार्ट्स पे, क्वेश्चनर पे। अरे समझे कि नहीं समझे? चलो, तो यहाँ पे तो देखो टोबैको टोबैको प्रोडक्ट पे हाईलाइट करते जाओ। ओके, और ये मैंने चार्ट से कवर कर लिया डायग्राम। ये अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी है, तो टोबैको पे जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज भी लगता है, हाईलाइट करते जाओ। टोबैको पे जीएसटी भी लगता है, सेंट्रल एक्साइज भी लगता है। उसके बाद में अल्कोहलिक लीकर, हाँ ये बेटा अनडिटनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये मई को नहीं नवंबर को अप्लीकेबल है, मैं बाद में अमेंडमेंट में कवर कर लूंगा। अभी तो सिर्फ अल्कोहलिक लीकर देखते हैं। तो अल्कोहलिक लीकर आउटसाइड द रिल्म ऑफ जीएसटी, इसके ऊपर ओनली स्टेट एक्साइज, हमारा चार्ट बाजू में देखते जाओ, चार्ट बुक बाजू में आपको स्टेट एक्साइज और यहाँ पे सीएसटी और वैट लगेगा। ठीक है, स्टेट एक्साइज, सीएसटी और वैट लगेगा। ओपीएम नार्कोटिक्स हो गया, तो ओपीएम नार्कोटिक्स हो गए, तो ये ओपीएम नार्कोटिक्स देखो हमारे चार्ट में सेकंड पार्ट में आता है, इसके ऊपर जीएसटी एज वेल एज स्टेट एक्साइज भी लगेगी, जीएसटी और स्टेट एक्साइज भी लगेगा। और उसके बाद में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे ओके, फिलहाल जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करता है, जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करता है, तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज और वैट और सीएसटी है। सेंट्रल एक्साइज, वैट और सीएसटी है, हमारा चार्ट ही ज्यादा हेल्प करेगा। एंटरटेनमेंट टैक्स अगर लोकल बॉडी का है तो वो सब्सिम नहीं हुआ है, वो लगेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो वो सब्सिम हो गया है। और रियल एस्टेट इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तो जीएसटी नहीं आता है। तो इस तरह से हमने ये चार्ट को कंप्लीट किया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ओके ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। तो चलिए यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आगे का डिस्कशन ब्रेक के बाद होगा। और मैं आपको कह दूं, ब्रेक का तो मेरे लेक्चर में तो 1 मिनट का ही ब्रेक रहेगा। ओके, फिर लेकिन हाँ मेरे लेक्चर में 1 मिनट का ही ब्रेक रहेगा, लेकिन आप जो है यहाँ पे आपको लगता है तो 5-10 मिनट का ब्रेक लेके वापस से कंटिन्यूटी में एट वन स्ट्रोक लेक्चर पूरा करना। ठीक है, और देखो बेटा ये रिकॉर्डेड मोड में है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, यहाँ पे आप अपना फीडबैक दे। आस्क टू सर में, आस्क टू सर में आप अपना फीडबैक दे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लेक्चर आपके 2 पार्ट में अपडेट अपलोड हो गए, क्योंकि आपको लेक्चर जल्दी मिलने के लिए। तो क्योंकि कैसा है कि लेक्चर अपलोड होने को भी, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन इनक्रिप्ट करता है, तो उसको 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो मैं 2 पार्ट में लेक्चर्स अपलोड करूँगा, लेक्चर 01 पार्ट ए एंड लेक्चर 01 पार्ट बी। तो ऐसे 2 पार्ट में अपलोड करके आपको लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। पर टोटल लेक्चर यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। डन, ओके, थैंक यू सो मच।